कशमाला के कमरे के एक कोने में हीटर दहक रहा था। उसके सामने बिछे कमर पर जख्मी फाख्ता लेटी थी। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। मोई साथ बैठा इसकी पट्टी का जायज़ा ले रहा था। फिर उसने सर उठाया तो उम्मीद से उसे देखने लगी। इसको वेट के पास ले कर जाने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते में ही मर जाएगी। ऐसे ना कहो, इसको बस गर्म रखो, शायद ये आंखें खोल दे। अब वो नरमी से बोला तो माला ने चेहरा झुका के उसे देखा। उसकी आंखें नीम थी। अब वो आवाज़ें नहीं निकाल रही थी, बस यूं ही लेटी हुई थी। तुमने कुछ सोचा? मैं भी लाहौर छोड़ना नहीं चाहती मोहित, तुम बेहतर महसूस करोगी। सोच के तो देखो, आराम से, कोई प्रेशर नहीं है। वो फीका सा मुस्कुरा दिया और सर हिला दिया। मोहित के जाने के बाद दरवाज़ा हल्का सा बजा तो उसने गर्दन मोड़ के देखा। माही चौखट में खड़ी थी। हूर सो गई। माही झरझरी लेती अंदर आई। उसके हाथ में चॉकलेट सी। कबीरा ताई के सारे जिन एक तरफ और ये एक जिन दूसरी तरफ। बारी बारी दोनों कानों को छुआ। मुझसे एक नहीं संभलती और माँ ने न जाने कैसे हम 3 पाले होंगे। वो खिड़की के साथ रखे कौच पर थकान से ढेर होगी और चॉकलेट गोद में रख कर खोलने लगी। क्या ये जिंदा है? तरहम से कंबल पे लेटी फाख्ता को देखा, जो अध खुली आंखों से उसकी तरफ देख रही थी जहां माही बैठी थी। माला ने इस बात में सर हिला दी। उसके चेहरे पर उदासी थी। ज़ियाद कल तुम्हारे साथ स्कूल जाएगा? वादा करके गया है। फिर उसने बज़ाहिर लापरवाही से कंधे उचकाए। ना भी किया तो मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे अच्छा है ज़ियाद, नर मजाज और बात मानने वाला। वो चॉकलेट दांत से कुतरते हुए कह रही थी। सच बताऊं तो पहले मुझे इतना पसंद नहीं था वो, लेकिन इतने अरसे बाद उसे देखा है तो अच्छा लगा है। वो चेहरा झुकाए जख्मी फातिमा के पर पे 2 उंगलियां फेरती रही। माही बगौर उसके तासुरात देख रही थी। तुम इसको इनकार करके पछता रही हो? नहीं। उसने गहरी सांस लेकर सरनफी में हिलाया। ज़ियाद मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। वो अपनी फूफो की बेटी का मुकद्दर था, उसी को मिलेगा। मुझे लगता है वो ये शायद अपने अब्बू की वजह से कर रहा है, वरना वो अब भी तुम्हें पसंद करता है। माही सोच सोच कर बोल रही थी। वरना वो क्यों तुम्हारे साथ स्कूल जा रहा है? शायद वो तुम्हारे करीब रहने का बहाना ढूंढ रहा है। वो एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। फिर उसने माही की गोद में रखी चॉकलेट्स को देखा और मुस्कुरा दी। ज़ियाद की लाई चॉकलेट अच्छी लगी हैं तुम्हें? माही ने कभी चॉकलेट और गॉसिप को इनकार नहीं किया। वो मज़े से मुस्कुराई, फिर एक उसकी तरफ बढ़ाई। खा लो, मेरा तो सिर्फ बहाना है, असल में वो तुम्हारे लिए ही लाया होगा। उसने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नहीं पसंद चॉकलेट्स, और तुम भी कम खाया करो। इतना वज़न कैसे कम करोगी? वज़न ना याद दिलाया करो यार। माही ने बुरा मुंह बनाया और चॉकलेट नीचे खा ली। जिस चंद लम्हे के लिए सोचती रही, ना किसी की शादी करीब आ रही है और ना ही किसी ने अब मुझे पसंद करना है। छोड़ो वज़न को। वो दोबारा से चॉकलेट उठा ली और बड़ी सी बाइट ली। बस दाने ना निकले, बाकी खैर। वो मज़े से चॉकलेट खाते हुए कह रही थी, बस दाने ना निकले। फाख्ता के परों पर हरकत का तो उसका हाथ थम गया। अलबत्ता उसने सर नहीं उठाया, बस इस नन्हे परिंदे के सुरमई वजूद को देखेगी। बस दाने ना निकले। फाख्ता के सुरमई परों के दरमियान सफ़ेदी थी। वो सफ़ेद धीरे धीरे सारे मंजरनामे पर गालिब आने लगी, यहाँ तक कि इनके सब कुछ सफ़ेद हो गया। फिर सफ़ेदी में चंद भूरे ब्लॉक्स उभरने लगे, यहाँ तक कि वो चंद डेस्क बन गए जो कतार में रखे थे। एक डेस्क के पीछे बेंच पर स्कूल यूनिफॉर्म पहने, ऊंची पोनी बनाए एक लड़की बैठी कॉपी पे कुछ लिख रही थी। इसकी झुकी आंखें सब्ज थी और सफ़ेद गुलाबी गाल पर बहुत से दाने निकले थे। दफ्तर से महसूस हुआ कि कोई करीब आया। नज़र उठा के देखा तो एक लड़की अपना बैग लिए उस तरफ आ रही थी। सब्ज़ आँखों वाली लड़की मुस्कुरा के एक तरफ खिसकी और सारी जगह बना दिया। वो उम्मीद से नई बच्ची को देख रही थी। वो अभी करीब पहुंची थी कि अगली नशिस्त पर बैठी लड़की एकदम पलटी। उसके बालों पर गुलाबी हेयर बैंड लगा था और उसकी आंखों में मुख्तलिफ सी चमक थी। उसके पलटती सब्ज़ आँखों वाली लड़की की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पर खौफ सबरा। तुम यहाँ बैठोगी? कशमाला के साथ गुलाबी हेयर बैंड वाली लड़की चमकीली आंखों से मुस्कुराई। वो सांस रोक के उसे देख रही थी। हाँ, क्यों? सोच लो, फिर तुम्हें भी ऐसे दाने निकल आएंगे। एक कहका साथ ही गूंजा। सब्ज़ आंखों वाली लड़की का सर मजीद झुक गया। कापी पर रंग भरती पेंसिल में तेजी आ गई। तुम मेरे साथ वैन कोरो चलो। आवाज़ पे वो चौंकी। जहन किसी गहरी खाई से निकला। सोफे पर पैर ऊपर किए बैठी माही चॉकलेट खाते हुए कह रही थी, मोहित कहते हैं संभोज चलो, तुम कहती हो वैन कोरो चलो। क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? मुझे अपनी ज़िंदगी सेट करने दो यार। वो एकदम चिड़चिड़ेपन से कहकर वहाँ से उठकी। माही ने हैरत से उसे देखा। इसे एकदम से क्या हुआ? फिर कंधे झुकाकर चॉकलेट दांत से कुतरने लगी। इस सुबह रूम नंबर 555 के बाहर लगे कोच पर बीरबल फिर खामोशी से बैठा मोबाइल देख रहा था जब ब्लॉक हील्स की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर मजीद झुका ली। तुम्हारी एक्सपेंशन लाते कोकोनट मिल्क के साथ। शिवने में मुस्कुरा कर 2 कप सामने रखे। बीरबल ने सर नहीं उठाया तो उसने एक कप उसकी तरफ धकेला। वो तकलीफ में है बीरबल, वो समझाने वाले अंदाज में कहने लगी, इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है, वरना उसे तुम्हारी जिस बात की कदर है। बीरबल ने रुख मजीद फेर लिया और उंगलियों की पैड पर तेजी से चलने लगे। मेरे पास एक आइडिया है। वो उसका चेहरा बगौर पड़ रही थी। वहाँ कोई रद्द ज़ाहिर ना हुआ। इस लड़की को कॉल करने के लिए। उसने बात मुकम्मल की ही थी कि बीरबल ने तेजी से गर्दन मोड़ी। कैसे?
शबनम ने मुस्कुरा के कोट की जेब से टूटी स्क्रीन वाला फ़ोन निकाल के सामने लहराया। हमें माहिर का पासवर्ड मालूम नहीं है, ना वो हमें अपना फ़ोन खोलने देगा, जानती हो। लेकिन सीरी ये नहीं चाहती। शबनम की आंखें चमकी। सीरी मिलती जुलती एक ही सिंह की आवाज़ को अपने मालिक की आवाज़ ही समझती है। उसने फ़ोन बीरबल की तरफ बढ़ाया तो वो चौंका, फिर फ़ोन थाम के चेहरे के करीब किया। है सीरी, आवाज़ को कदरे गंभीर करके बोला तो फ़ौरन जवाब आया, यस। वो दोनों मुस्कुरा दिए। अब उस लड़की का नाम लो और उसे कॉल करो। बीरबल की मुस्कुराहट मासूम होगी। माहिर अपने फ़ोन में नंबर असद नाम से महफूज नहीं करता। मुझे नहीं मालूम उसने इसका क्या नाम रखा होगा। ओह। शबनम का जोश छाक की तरह बैठ गया, लेकिन वो एकदम सीधा हुआ, दिमाग तेज़ी से चलने लगा। मुझे मालूम है कि माहिर ने उसकी बहन का नंबर किस नाम से महफूज किया था। उसका चेहरा चमक उठा। है सीरी मोबाइल होंठों के करीब करके बोला, कॉल 150। कॉलिंग 150। फ़ौरन उसे तामील हुई। बीरबल ने मुस्कुरा के स्पीकर ऑन किया और पीछे होकर बैठते हुए कॉफ़ी उठा ली। वो भी पुरजोशी हो बैठी। चंद लम्हे वो दोनों तवील घंटी सुनते रहे, फिर दूसरी जानब से कॉल काट दी गई। मुस्कुराहट इन दोनों के चेहरों से गायब हो गई। शबनम के माथे पर बल पड़े और उसने तेज़ी से उसके हाथ से फ़ोन लिया। लगता है माहिर भी को कोई पसंद नहीं करता हूँ, बुरे मूड से कहते हुए उसने अपनी कॉफ़ी उठा ली। मैं 10 मिनट तक आपके घर के बाहर होऊंगा। जिस वक्त ज़ियाद का मैसेज है वो आईने के सामने खड़ी लंबे बालों को ऊंची पौनी में बांध रही थी। तभी निगाह दाएं कार पर पड़ी। वहाँ एक सुर्ख गुलाबी सा दाना निकल रहा था। ओ नो। उसने कोट से संगार में इसका दराज खोला। एक पैकेट ने बाहर निकाला जिसमें बहुत से पिंपल स्टिकर्स रखे थे। एक नन्हा सा गोल स्टिकर उतार के दाने पर चस्पा किया और फिर गहरी सांस ली। दिल की धड़कन जो चंद लम्हे के लिए बेतरतीब हुई थी अब नॉर्मल होने लगी। उसने तनकीनी नज़रों से गाल पर लगे स्किन कलर के स्टिकर को देखा। वो इतना ही बुरा लग रहा था जितना कि दाना, लेकिन बस चंद घंटे की बात है और फिर यह गायब हो जाएगा। दोबारा नहीं, प्लीज़ अल्लाह ताला, दोबारा नहीं। खुद को तसल्ली देते हुए इसने सन ग्लासेस माथे पर अटकाया और एक आखिरी नज़र खुद पर डाली। वो स्याह शार्ट शर्ट और स्याह खुले ट्राउज़र में मलबूस थी। सफ़ेद दुपट्टे को गर्दन के गिर्द लपेट कर उसने दोनों पल्लू सामने गिरा रखे थे। वो तैयार थी, अपने पुराने स्कूल जाने के लिए मुकम्मल तैयार। कमरे से बाहर निकलते हुए कंधा चौखट से टकराया तो वो रुकी। तकलीफ से आंखें बंद की। बंद आंखों की पार एक धुंधली सी राहदारी दिखाई दी। ऊंची पौनी वाली लड़की सर झुकाए कंधे पर बैग लटकाए चलती जा रही थी कि किसी का कंधा उससे जोर से टकराया। उसने चौंक कर सर उठाया। सांस से गुजरती गुलाबी हेयरबैंड वाली लड़की धीरे से बोली, पिंपल्स, और हंस के आगे बढ़ गई। उसका झुका सर मजीद झुक गया। फ़ोन की तेज़ घंटी ने उसे जैसे किसी ख्वाब से जगाया। जहन से तमाम यादों को छटकती कशमाला बाहर निकली तो देखा आवाज़ किचन से आ रही थी। ये माही के मोबाइल की ओल्ड फ़ोन रिंगटोन थी। माही, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। वो इतला देकर खारजी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ज़ियाद पहुंचने वाला था। माला यार, देख लो किसका फ़ोन है, बात का होगा। माही ने अपने कमरे के खुले दरवाजे से सर निकाल के कहा। उसका लहजा चिड़चिड़ा और हुलिया ओल चलोल सा था। पस मंज़र में हूर के रोने की आवाज़ आ रही थी। माला ने एक तरहम भरी निगाह उस पर डाली और कदमों का रुख किचन की तरफ मोड़ लिया। काउंटर पर रखा फ़ोन मुसलसल चंगार रहा था। उसने हाथ बढ़ा के फ़ोन उठाया और इसे लिए आगे बढ़ने ही लगी थी कि निगाह स्क्रीन पर पड़ी। माहिर फ्रीद कॉलिंग। सारी दुनिया लम्हे भर के लिए रुक गई। हूर का बिलक बिलक का रोना, फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी, माही के चलाने की आवाज़। यार, कोई मुझे मेरा फ़ोन ला दे या इसको साइलेंट कर दे। उसे कुछ सुनाई दे नहीं दे रहा था। सिर्फ 3 अल्फाज स्क्रीन पर जगमगाए थे, माहिर फ्रीद कॉलिंग। क्या मुसीबत है। माही उकताई हुई सी किचन तक आई। फिर माला को देखकर उसके तासुरात बदले। वो फ़ोन हाथ में लिए शल सी खड़ी थी। मबीना का माथा ठनका। किसका फ़ोन है। माला ने आंखें उठाई तो उसकी नज़रों में कुछ था, कुछ ऐसा जो माही ने पहले नहीं देखा। तो उसने कुछ कहे बिना स्क्रीन सामने की। माही के माथे से शिकने गायब हुई। सांस रुक सा गया। इसका नंबर तुम्हारे फ़ोन में क्यों है। वो आंखों में बेयकीनी लिए पूछ रही थी। माही ने तेज़ी से इसके हाथ से फ़ोन लिया और ज़ोर से कॉल काटी। माही, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्यों पूछ रही हो। वो एकदम चटक के बोली, मैं आज़ाद इंसान हूँ, मुझे किसी से बात करने के लिए तुम्हारी इजाज़त नहीं चाहिए। वो चल लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सकी। चेहरे पर बस एक शस्त्र सा तासुर रकम था। तुम मुझसे राब्ते में हो। अगर हूँ तो इसमें क्या गलत है। वो कदरे फीकी पड़ी लेकिन लहजे की तेज़ी बरकरार रही। माला के तासुरात शाक में से दुख में बदलते गए। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस आदमी या इसके ख़ानदान से दूर रहोगी। उसने मुझे धोखा दिया है। सीने पर उंगली से दस्तक दी। मेरा रेस्टोरेंट मुझसे छीना। मैंने इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और मेरी बहन इससे राब्ते में है। वो बेयकीनी से माही को देखते हुए चंद कदम पीछे हटी। ये वफादारी है तुम्हारी मेरे साथ। मलामती नज़रें उस पर जमाए सरनफी में हिलाई और तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गई। माही ने उसे पकाने के लिए लब खोले लेकिन फिर ज़ोर से पैर पटका। उफ़, अब क्या करूँ। उसने परेशानी से सर दोनों हाथों में थाम लिया। सब कुछ खराब हो गया। उफ़। हूर के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो एक हसीली नज़र फ़ोन पर डाल कर उसकी तरफ भागी। इस कमबख्त को तो मैं बाद में पूछूंगी, कहाँ इतने दिन से रब्ता नहीं किया और कहाँ बिन बताए कॉल काट ली। वो बाहर निकली तो नवंबर की सर्द हवा नाक से टकराई। उसने जैकेट नहीं पहनी थी कि अभी इतनी सर्दी नहीं थी और माही से बात करके वैसे ही जिस्म उब रहा था।
ज़िया ड्राइविंग सीट पर बैठा उसका मुतज़िन था। वो फ्रंट सीट पर बैठे तो चेहरा तमतमा रहा था और आंखें गुलाबी पड़ रही थी। आपको बहुत ज़हमत दी मैंने, रस्मन कहते हुए सर झुकाए सीट बेल्ट बांधने लगी। नहीं, मैं लंच ब्रेक तक फारिग था और ज़्यादा मुस्कुरा के कार स्टार्ट करते हुए उसकी तरफ देखा तो चौंका। आप ठीक है? तशवीश से पूछा। पता नहीं। वो खिड़की से बाहर देखने लगी, आंखों के किनारे भीगने लगे थे। माँ याद आ रही हैं? वो नरमी से पूछ रहा था। उसने बाहर देखते हुए सर हिला दिया। आप अगर यूँ अपसेट होंगी तो आपके बहन भाइयों को हिम्मत कौन दिलाएगा? आप तो इतनी बहादुर हैं कि मैं क्यों बनूं बहादुर? वो एकदम से फट पड़ी। सब कहते हैं तुम बहादुर, कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मैं बहादुर बनना चाहती भी हूँ या नहीं? वो एकदम से फट पड़ी। माँ की बीमारी पे सब ने कहा तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें सबको जोड़ के रखना है। यही कहा था सबने जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी। कश्माला तुम बड़ी हो, तुमने सबको संभालना है। क्यों? मैंने अपने लिए बड़ी बहन का रोल नहीं चुना था। कोई अपनी मर्जी से बड़ा नहीं बनता, सब हमें ज़बरदस्ती बहादुर बनाते। वो सामने देखते हुए भीगी आंखों से कहती। वो तहम्मुल से उसे सुन रहा था। मोई सिर्फ अपना सोच रहा है। लड़का है ना, जहाँ दिल जहाँ मुँह उठा के चला गया। और माही उसका लेजा रंधने लगा। जब जिम्मेदारी की बात हो तो मैं बड़ी बहन बन जाती हूँ, लेकिन जब मेरी बात का मान रखने का मामला हो तो वो अपनी मर्जी करती है। यहाँ सब अपनी मर्जी करते। उसने नाक से गीली सांस अंदर खींची। लड़ाई हुई है बहन से। ये दोनों सब फैसले अपनी बेहतरी सोच के लेते हैं, मेरी नहीं। मैं इनके लिए क्या क्या करती हूँ किसी को एहसास नहीं। बोल बोल के उसका गला खुश्क होने लगा। आंसू लड़क के गाल पर लगे पिंपल स्टिकर को भगोने लगे। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे यकीन है कि ये सिर्फ कोई गलतफहमी होगी जो जल्द दूर हो जाएगी। वो नरमी से कह रहा था। वो चल हमें गहरे सांस लेती रही, फिर टिश्यू से आंखें साफ की। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अब जाके एहसास हुआ। आप चाहें तो हम फिर किसी दिन भी जा सकते हैं। उसने फराग दिली से पेशकश की, लेकिन कश्माला ने सख्ती से सरफी में हिलाया। नहीं, मुझे और देर नहीं करनी। मैं तंग आ गई हूँ इन अनदेखी चीज़ों से। मुझे जल्द अज जल्द इस सब से निकलना है और शुक्र मेरा वाहिद क्लू है। ज़ियाद ने इस्पात में सर हिला दिया और कार रिवर्स करने लगा। हर कुछ दिन बाद माहिर फरीद का एक नया कारनामा मालूम होता है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए उलझी उलझी सी सोच रही थी। इसे तूफान आता है जहनों को मैनिपुलेट करने का। ना जाने माही से क्या कहता होगा। वो इसकी बातों पर यकीन कर लेती होगी। उफ। स्कूल बिल्डिंग सुर्ख ईंटों से बनी थी और इसके चारों तरफ में सरसब्ज खुले लान थे। सर्द हवा से इसकी ऊंची पौनी दाएं बाएं झूल रही थी और दोनों साथ साथ चलते इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। ज़ियाद कुछ कह रहा था लेकिन इसकी स्मात काम नहीं कर रही थी। जहन में बहुत सा शोर था। निगाहों के सामने बहुत से मनाजिर किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। दफ्तर वो चलते चलते रुकी। इर्द गिर्द स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियां चली जा रही थी। वो रुक के एक पोनी वाली लड़की को देखने लगी जो साथ से गुजर के लॉन की तरफ जा रही थी। मुड़ी तो कुछ माला भी मुड़ के उसे देखने लगी। उस लड़की का दानों से भरा चेहरा झुका था और हाथ में एक कागज़ था जिसे लिए वो तेज तेज कदम उठाए थी। इससे चंद कदम आगे एक सफारी सूट में मलबूस साहब जा रहे थे। सर सत्तार, लड़की ने झिझकते हुए पुकारा। वो रुके और इसकी तरफ पलटे। कमर पर हाथ बांधे मूंछों और बौराव चेहरे वाले उस्ताद थे। सर, मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ। कम उम्र लड़की की हल्की सी आवाज़ थी। उन्होंने इस बात में सर हिलाया तो उसने जल्दी से कागज़ इनकी तरफ बढ़ाया। ये मैंने बनाया। उम्मीद से उनका चेहरा देखते हुए खुश लबों पर जबान फेरी। उन्होंने कागज़ थामा और उसे ऊंचा किया। इस पर सुर्ख ईंटों वाली इमारत बनी थी। उस्ताद साहब ने निगाह उठा के सामने नजर आते स्कूल की इमारत को देखा, फिर वापस कागज़ को। हूबहू उस कागज़ थी। अब कि उन्होंने इस कम उम्र लड़की को देखा जो सांस रोक इनको देख रही थी। आपके मिड टर्म्स में चंद हफ्ते रह गए हैं कश्माला। अगर आप अपना कीमती वक्त इन बेकार पेंटिंग्स में लगाएंगी तो इम्तिहान की तैयारी कौन करेगा? ये फारिग दिनों में करने वाले काम होते हैं। सख्ती से कहकर कागज़ वापस थमाए। उसके चेहरे की जोत पहुँच गई। सफारी सूट वाले साहब आगे बढ़ गए। वो सर झुकाए वहीं खड़ी रह गई। कश्माला वो उसके करीब बोला तो वो चौंकी। मंजर फ़िज़ा में तहलील हो गया। आसपास कोई भी नहीं था। वो दोनों तन्हा स्कूल की इमारत के सामने खड़े थे। आपको अपना स्कूल पसंद था? वो राहदारी में साथ साथ चल रहे थे जब ज़ियाद ने पूछा। किसी को अपना स्कूल दिल से पसंद नहीं होता ज़ियाद। हर स्कूल के साथ तकलीफ़दा यादें जुड़ी होती हैं। कैसी तकलीफ़? आप तो हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही हैं। ज़ियाद ने ताज्जुब से उसे देखा। वो इससे दराज का था। उसके कंधे के बराबर चलते हुए भी माला को चेहरा उठा के उससे देखना पड़ता था। तकलीफ़ ग्रेड से नहीं होती, इन लोगों के रवैयों से होती है जिनके हाथों में वालिदैन अपने बच्चे को देते हैं ताकि वो उनकी शख्सियत साजी करें। लेकिन वो एक तल्ख़ मुस्कुराहट चेहरे पर दार आई। इनमें से अक्सर उस्तादों को खुद तरबियत की ज़रूरत होती है। इनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो बच्चे की कच्ची शख्सियत को कैसे डिच कर रहे हैं। उस्ताद एक कम तनख्वाहदार तबका होता है। अपने घर की फ्रस्ट्रेशन, अपनी महरूम ज़िंदगी का गुस्सा किसी पर तो निकालना होता है इन्हें। मगर उसने नफ़ी में सर हिलाया। कोई भी चीज़ ऐसे उस्ताद को जस्टिफाई नहीं कर सकती जो 40-50 साल की उम्र में एक टीन एज बच्चे से मुकाबले कर मेहरबानी से पेश ना आए। कॉरिडोर में कुछ स्टूडेंट भी आते जाते दिखाई दे रहे थे। एक ऐसे में किसी कोने से खिलखिलाहट गूंजी। कहीं से सरगोशी वो पलट के नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो मंजर
किसी सियाह धुएं की तरह आसपास छाने लगा, यहाँ तक कि उसका वजूद उसके अंदर हर तरफ से घिर गया। सामने एक खाली क्लासरूम बना था जिसमें एक सुरमई सफारी सूट वाले साहब कुर्सी पर बैठे थे। वो चंद कागजात तो उलट पलट कर रहे थे जब वो झिझकते कदम उनकी तरफ आते दिखाई दिए। उन्होंने चौंक के सर उठाया। सर, ये मेरा मिड टर्म का रिजल्ट है, उसने हल्की आवाज़ में कहते हुए एक कार्ड इन्हें थमाया। उन्होंने एक नज़र से देखा और दूसरी नज़र कार्ड पर डाली, फिर हाथ बढ़ा के कार्ड थामा। उनकी कलाई में एक चमकती हुई सुनहरी घड़ी थी जिस पर नन्हे हीरे जुड़े थे। वो बिना पलके झपके इनके चेहरे को देख रही थी। 95%। उन्होंने मायूसी से नफे में सराया। आप जैसे स्टूडेंट के 98 से कम नहीं आनी चाहिए थी। आप इससे ज़्यादा मेहनत कर सकती थी। और मसरूफ़ से अंदाज में कार्ड वापस थमा दी। उसके चमकते चेहरे पर कुछ बुझ सा गया। अगली दफ़ा ज़्यादा मेहनत करना। उसने सर इस बात में हिलाते हुए कार्ड कमर के पीछे कर लिया। हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी। सबको ऐसे ही उस्ताद मिलते हैं कशमाला। उसकी आवाज़ ऐसे उसे वापस हाल में खींच के लाई थी। वो दोनों खाली कॉरिडोर में खड़े थे और ज़ियाद कह रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे टॉक्सिक उस्तादों के बावजूद शख्सियत पर कोई धब्बा लिए बगैर ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं। पता नहीं क्यों। वो इससे पूछ रहा था या शायद खुद से, क्योंकि वो हमारी तरह उस्ताद में किसी और को नहीं तलाश कर रहे थे। वह सरगोशी में बोली थी। ज़ियाद ने चौंकस से देखा मगर वो आगे बढ़ गई थी। उसका रुख एक ऑफिस की जानिब था। शकूर को स्कूल से कई बरस बीत चुके हैं। वो दोनों एक ऑफिस में बैठे थे। दो लकड़ी की कुर्सियों पर साथ साथ मेज़ के इस पार ऐनक लगाई बैठी थी। इनके पीछे बुक शेल्फ और ओपन कैबिनेट्स में फाइल्स रखी नजर आई थी। आपको मालूम है कि अब वो कहाँ होगा? चाय के कप आए रखे थे, लेकिन इन दोनों ने इनको नहीं छुआ था। मेरे पास उसका घर का पुराना पता है, मालूम नहीं वो वहाँ होगा या नहीं। वो चंद कागजात इधर उधर करने लगे, फिर आने के पीछे से इन्हें देखा। अभी ढूंढना मुश्किल होगा, मैं आपको बाद में मालूम करके मैसेज कर दूंगी। उन्होंने फाइल बंद की और फिर बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। आपने जब कॉल की तो मैंने मिस समरीन से आपके बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि आप इसी स्कूल में पढ़ी हैं और अब इस्लामाबाद में एक कामयाब रेस्टोरेंट चला रही हैं। हमारे स्कूल को आप जैसे स्टूडेंट पर बहुत फ़ख्र है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरी कामयाबी में मेरे स्कूल का कोई हाथ नहीं है। वो संजीदा नजर आई थी। इनकी मुस्कुराहट गायब हुई। आंखों में न समझी उभरी, शकूर ने जब क्यों छोड़ी थी? ज़ियाद ने जल्दी से बात संभाली। वो जो इसकी बात पर सोचने लग गई थी, अब के लापरवाही से कंधे उचकाए। उसने स्टार साहब की डायमंड वॉच चुराई थी, इसीलिए उसे जॉब से निकाला गया था। स्टार साहब कौन? स्कूल के प्रिंसिपल जो अम्बाला की तरफ से आए। उसके लहजे में बहुत से गिले थे। बहुत ही काबिल उस्ताद थे वो। खातून के चेहरे पर फखरी मुस्कुराहट दर इंतहाई गैर मेहरबान। और वह जो तेज़ी से कहने लगी थी अपने जूते से उसका जूता टकराने पर खामोश हो गई। ज़ियाद ने उस पर एक तनबीही नज़र डाली और फिर वापस खातून की तरफ मुतवज्जो हुआ। यानी शकूर एक चोर था। बहुत पुरानी बात है, अब ठीक से याद भी नहीं। वैसे वो ईमानदार आदमी था। शायद सरदार गुस्से में थे। उन्होंने बेपरवाही से शानच कर। इनके अंदाज में अब कशवाला के लिए नापसंदीदगी सी थी। मैं एड्रेस ढूंढ के मैसेज कर दूंगी। आज आपका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। वासी पर कॉरिडोर में चलते हुए ज़िया सुल्तान खंकार वो खामोशी से सीने पर बाजू लपेटे आगे बढ़ती गई। मैं आपको इसलिए टोक रहा था क्योंकि इस रवैये पर वो हमें कभी भी शकूर का एड्रेस नहीं देगी। वो नरमी से कहने लगा, लेकिन वो खामोश रही। वैसे शकूर कैसा आदमी था? क्या वाकई उसने चोरी की थी? का इल्ज़ाम लगा था। कुछ देर बाद ज़ियाद ने बात करने की एक और कोशिश की। इल्ज़ाम लगा था? आपको कैसे मालूम? वो चौंके से देखने लगे। कशमाला के कदम थमे। वो फिर वो गहरी सांस लेकर ज़ियाद की तरफ पलटी तो उसकी आंखों में जो आपके साथ और भी बहुत कुछ था, क्योंकि मैं इस इल्ज़ाम का हिस्सा थी। इसके जब जाने और उसकी ज़िंदगी खराब करने वालों में एक मैं भी थी। वो चंद लम्हे के लिए कुछ बोल न सका। नामुमकिन। ज़ियाद ने नफ़ी में सर हिलाया। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अपना स्कूल किसी को दिल से पसंद नहीं होता ज़ियाद, क्योंकि इसके साथ तकलीफ़दार यादें जुड़ी होती हैं। वो उदासी से मुस्कुराए। वो उसे देख कर रह गया। ये इस्तांबुल की एक सर्द शाम थी। चंगेज़ अस्पताल की इमारत में दाखिल हुआ तो उसने जैकेट पहन रखी थी और सर्दी से नाक सुर्ख हो रही थी। वो मतलूबा फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट से उतरा, सामने रूम 555 के बाहर सोफे पर तनहा बैठा बीरबल नजर। उसके तासुरात बिगड़े बिगड़े से थे। यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर आते शहर के बैठने की जगह है। वो ताज्जुब से उसे देखता करीब आए तो बीरबल ने एक नाराज़ नज़र उस पर डाली। फूल इकट्ठे करते करते थक गया हूँ। कैसे फूल? वही जो माहिर बे के मुंह से झड़ रही हैं। साथ ही अबरू से अंदर जाने का इशारा किया। चंगे सर झटक के आगे बढ़ गया। दरवाज़ा खोला तो देखा वो तार आज भी रास्ते में थी। उसे एहतियात से अबूर किया और अंदर आया। पहले सिटिंग रूम भरा था जिसकी मेज़ फूलों से भर चुकी थी। आगे कमरे का दूसरा हिस्सा था जिस पर माहिर का बेड रखा था। साथ कोच पर ज़ारा बैठी थी। पीछे खिड़की के ब्लाइंडर्स हटे थे और एक नीले को शाम फैली दिखाई देती थी। ये अस्पताल के कमरे से ज़्यादा होटल स्वीट लगता था। माहिर बेड पर सरहानों से टेक लगाए टांगे लंबी किए बैठा था और इसकी एक टांग हनूस प्लस्तर और पट्टियों में जकड़ी थी। चेहरे पर ज़माने भर की बेजारी और माथे पर बल थे। एक तरफ शबनम खड़ी थी और दूसरी तरफ काउच पे बैठी ज़ारा नरमी से कह रही थी, मुमकिन नहीं है माहिर, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा।
चंगेज़ खामोशी से कदम उठाता बेड की पायंती तक आ रुका। बीरबल भी इसके पीछे था। मैं तमाम काम मुकम्मल जिम्मेदारी से संभाल रही हूँ। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भ्रू इकट्ठे की बरहमी से बोला। चंगेज़ ने बकौर उसका चेहरा देखा। वो चिड़चिड़ा सा लग रहा था। बाल माथे पर बिखरे थे और चेहरे के नील अब भूरे हो चुके थे। मैं ऑफिस से वापसी पर तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई हूँ। ज़ारा ने बदिक्कत लहजे की नरमी बरकरार रखी। फिर उसे नौवाद की मौजूदगी का एहसास हुआ तो नजरें मोड़ी। पायंती के साथ खड़े चंगेज़ को देखा, जिसने आम सी शर्ट पहन रखी थी और गर्दन में पुलिस बैज चेन के साथ लटक रहा था। इसके चेहरे पर नापसंदीदी फैली, हल्का सा खंगारी। कमरे में इतना रश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ज़ारा, तुम चली क्यों नहीं जाती? बीरबल मुस्कुरा के बोला तो ज़ारा के माथे पर बल पड़े। वो पर्स और सफ़ेद कोट उठा के उठ खड़ी हुई और एक आखिरी नज़र माहिर पर डाली। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कैफ मेरी जिम्मेदारी है, ओके? भरोसा करो मुझ पर, मुस्कुरा के कहा और आगे बढ़ गए। इन दोनों ने एक तरफ हट के उसे रास्ता दिया। वो एक उड़ती नज़र इन पर डाल कर आगे बढ़ गई। बीरबल ने गर्दन मोड़ के उसे जाते देखा और फिर चौखट पर रखी तार को। ज़ारा ने एहतियात से अपने लांग बूट से इसको अबूर किया और बाहर निकल गई। बीरबल के चेहरे पर मायूसी फैल गई। तुम अपने ड्यूटी आवर्स में यहाँ क्या कर रहे हो? माहिर फरीद की तवज्जो का मरकज़ अब चंगेज़ था। तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ। फ़ोन पर पूछ सकते थे, आने की क्या ज़रूरत थी? गवर्नमेंट तुम्हें हर घंटे की तनख्वाह देती है। इसी खराब मूड से कहकर उसने सर झटका। ये रही तुम्हारी हिस्से की भूल। बीरबल ने मुस्कुरा के उसके कान के करीब सरगोशी की। और तुम्हें कुछ कहा है मैंने? अब शबनम से मुखातिब था, जो बेड की दूसरी जानिब खड़ी थी। शबनम ने एक नज़र बीरबल को देखा, जिसने खफीफ अंदाज में गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। फिर वापस माहिर को। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। माहिर चंद लम्हे उसे घूरता रहा। जानती हो नई सेक्रेटरी ढूंढने में कितनी देर लगती है? इसके लिए पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। शबनम ने मासूमियत से पलकें झपकाई। मसला क्या है? माहिर को क्या चाहिए? आपके चंगेज़ उकता सा गया था। माहिर अपना लैपटॉप और ग्राफिक टैबलेट्स मांग रहा है, क्योंकि इसे काम करना है। बीरबल गहरी सांस लेकर बताने लगा। और हम इतनी देर से माहिर को ये समझा रहे हैं कि डॉक्टर्स ने इनको मुकम्मल रेस्ट का कहा है। काम करना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओ माहिर, हमारी और डॉक्टर्स की बात नहीं मान रहे। शबनम ने बेबसी से चंगेज़ को देखा। आप इनको कुछ समझाएं। लड़की, तुम माहिर के लिए काम करती हो या डॉक्टर के लिए? वो जो जवाबन उसे घूर के कहने लगा तो शबनम ने नासमझी से उसे देखा। बीरबल भी चौंका। मेरा दोस्त तुम्हें कह रहा है कि इसे इसका लैपटॉप चाहिए और तुम आगे से इनकार कर रही हो। पहली दफ़ा माहिर के माथे के बाल कम हुए। इसने कदरे आरामदा अंदाज में पीछे तकिए से सर टका दिया। चंगेज़, क्या कह रहे हो? बीरबल ने इसकी कोनी हिलाई, लेकिन वो शबनम से मुखातिब था। तुम इन्हीं कदमों पर ऑफिस वापस जाओ और वो जो मांग रहा है इसे ला कर दो, या मैं पुलिस स्टेशन से कुछ बंदे भेजूँ, ओके? शबनम का चेहरा उतर गया। चंगेज़ को कीना परवर नज़रों से घूरते हुए वापस मुड़ गई। तुम इसके दोस्त हो या दुश्मन? बीरबल उस पर खफा हुआ। इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि? पस मंज़र में शबनम की औश की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो दोनों मुतवज्जो नहीं थे। उसकी टांग टूटी है, आज सलामत है और दमा भी। वो काम करना चाहता है, कोई नया डिज़ाइन बनाना चाहता है, तो तुम लोग कौन हो उसको रोकने वाले? वो बीमार है चंगेज़, वो कैसे? वो जो खामोशी से इनकी बहस देख रहा था, आपकी बेजारी से मुदाखलत की। अपने मसले बाहर जाके हल करो। दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। पेशानी पे बाल और चेहरे पे शदीद उकताहट थी। जाओ, दोबारा बुलंद आवाज़ से कहा तो वो दोनों फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तुम किसकी साइड पे हो? बाहर आती बीरबल बिगड़ के बोला। चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें इसकी वजह बाद में बताऊंगा। उसने बीरबल के कंधे पर हाथ रख के दबाया तो उसने उकता के अपना कंधा छुड़ाया। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त आग करता हूँ। चंगेज़ धीरे से हंस दिया। वह खफकी से बड़बड़ाता हुआ सोफे पर धप से बैठ गया। वो घर वापस आई तो मुबीन मंजिल में खामोशी थी। हूर सो चुकी थी और माही लॉज में आंखें बंद किए बैठी थी। वक्त भी उसके बालों में तेल लगाई थी। आहट पर आंखें खोली तो देखा माला उसे देखी बिना सीधी अपने कमरे की तरफ जा रही है। माही के चेहरे पर ढेर सारा मलाल उतरा है। माला मुझसे नाराज़ से बख्त भी। बहन भाइयों की नाराज़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हम आप भी तुम छोटी हो तो माफ़ी मांग लो। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी माफ़ी मांग लो। बड़ा बड़ा होता है और छोटा छोटा। तुम्हारे कनाडा में शायद सिखाते हो कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। वो अब उसके सर पर ज़ोर ज़ोर से मालिश कर रही थी। माही चुपचाप बैठी रही। वक्त भी ने उसके छोटे बालों को बमुश्किल फ्रेंच चोटी में बांधा तो वो उठ खड़ी हुई। मोबाइल उठा के आबाद को कॉल करने लगी तो एहसास हुआ कि बालों की चिकनाई हाथों से होती स्क्रीन पर लग गई है, लेकिन इस वक्त उसे परवाह ना थी। मोबाइल फ़ोन कान से लगाया और बाहर लान में चली गई। वहाँ शाम उतर रही थी और ठंड बढ़ गई थी। उसे जाते देखकर वक्त भी ने बेख्तियार सर को हाथ मारा। कितना मना किया था शाम को तेल नहीं लगाते, ऊपर से बीबी बाहर चली गई, ठंड लग जाएगी। लेकिन सामने भी माही थी, उसे अपनी मर्जी करनी होती थी। यार, हमारी सुबह भी नहीं हुई बात की नाराज़ आवाज़ फ़ोन में गूंजी। लेकिन तुम उठे हुए हो ना, यही काफ़ी है। फिर खंकारी। एक मसला हो गया, मसले को फीडर दे दो, खुद ही सो जाएगी। अब बात मैं सीरियस हूँ। वो चटकी। फिर आवाज़ धीमी की। मालो को मालूम हो गया है कि मैं फाहिर फ्री से राब्ते में थी और अब वो मुझसे नाराज़ है। मैं क्या करूँ? बाद में एक ठंडी सांस भरी। मैंने तुम्हें कहा था कि इसे वक्त से बता दो, लेकिन नहीं। माही को अल्लाह ताला ने
کان سننے کے لیے نہیں، ایک سے سن کر دوسرے سے نکال دینے کے لیے دی ہیں، لیکن اس نے ناراضگی میں مجھے بہت سخت بات کہی ہے، یہ کہ میری اس کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ دبے دبے غصے سے کہتے ہوئے ایک نظر اس کھڑکی سے ڈالی جو مالا کے کمرے میں کھلتی تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ مالا جب بھی لڑتی ہے یہی کہتی ہے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتی ہے اور ہم صرف اپنا سوچتی ہے۔ بڑی بہن ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بڑی بہن بنو، یہ تو قدرت کا کام ہے۔ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب خالو یعنی تمہارے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ وہ سوچ سوچ کے کہنے لگا، نہیں یار، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور اسی لیے تمہیں وہ وقت یاد نہیں، کیونکہ وہ بڑی بہن تھی، تم نہیں۔ مالا کو وہ سب یاد ہوگا جیسے مجھے یاد ہے۔ ابو کہاں سے آ گئے درمیان میں؟ ماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ وہ بیزار ہوئی، کوئی ماں باپ نہیں بن سکتی، نہ کوئی باپ ماں بن سکتا ہے۔ پیرنٹ ایک دوسرے کی کمی چاہ کر بھی پورے نہیں کر سکتے۔ کشمالا اندر داخل ہوئی تو کمرہ گرم تھا۔ وہ تیزی سے کوچ تک آئی جہاں کمبل پر فاختہ لیٹی تھی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ جن بچوں کے باپ جلدی مر جاتے ہیں ان میں بہت سی کمیاں رہ جاتی، بالخصوص بڑے بچے میں۔ مالا میں کوئی کمی نہیں ہے آباد، وہ گرومڈ ہے، ہائی اچیور ہے، کانفیڈنٹ ہے۔ مالا پرفیکٹ ہے یار۔ اس نے نرمی سے فاختہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، بالکل ٹھنڈی تھی۔ کشمالا کی سبز آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی۔ نہیں ماہی، ایسے بچے بڑے ہو کر پرفیکٹ نہیں بنتے، وہ فکسر بن جاتے ہیں۔ جانتی ہو فکسر کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ وہ نرمی سے اسے بے جان ٹھنڈی فاختہ کے پروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، آنسو تواتر سے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ فکسر وہ بڑے بچے ہوتے ہیں جنہیں بچپن سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بڑا بننا ہے، ذمہ دار بننا ہے اور اپنے سے چھوٹوں کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں رگڑی اور دھیرے دھیرے فاختہ کے بازو کی پٹی کھولنے لگی۔ ان کو دنیا والے کہتے ہیں کہ انہیں اب دوسروں کو خوش کر کے جینا ہے، ورنہ خاندان میں ان کی بقا ممکن نہیں۔ سو ایسے بچے بچپن سے پیپل پلیئرز بن جاتے ہیں۔ پٹی لادا ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اندر موجود زخم سوکھ چکا تھا۔ اس نے فاختہ کو واپس لٹایا اور الماری تک آئی۔ اب وہ دراز کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ فکسر یا پیپل پلیئرز بچے ہر فادر فگر میں اپنا باپ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اپنی ہر پسندیدہ شخصیت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ انہیں کتنی ہی اذیت دے۔ اس نے دراز سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے اندر ایک سلک کا سبز رومال تھا۔ فکسر بچوں کے بڑے ان کی یہ کہہ کر افسوس کہتے ہیں کہ وہ اچھے بچے، سمجھدار اور ذمہ دار ہیں، اور وہ بچے اس کو اپنا ریوارڈ جان لیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی قدر و مزت ہر کسی کو فکس کرنے سے بڑھتی جائے گی۔ اب وہ دھیرے دھیرے فاختہ کو سبز رومال میں لپیٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک گیلی تھیں۔ ایسے لوگوں کو بچپن سے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ وہ اسکول میں بلی ہونے کے باوجود اپنے لیے آواز نہیں اٹھانا چاہتے کیونکہ وہ کانفلکٹ سے ڈرتے ہیں۔ انہیں اچھے بچے کا خطاب ہر وقت چاہیے ہوتا ہے، ایسے میں وہ کسی کو ناراض نہیں کر سکتے، اذیت دینے والے انسان کو بھی نہیں۔ وہ سبز رومال کی ننھی سی گٹری کو تھامے گھر کے پچھلے صحن میں آئی جہاں ایک کچن گارڈن بنا تھا جو عدم توجہی کے باعث سوکھ چکا تھا۔ وہ پنجوں کے بل وہاں بیٹھی اور سلور کے چمچ سے مٹی کو کھودنا شروع کیا۔ ایسے بچے کو ذرا سی ناکامی پر بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ اسے پیار اور توجہ چھن جائے گی، اسی لیے وہ اپنے ساتھ بے تحاشا کامیابیوں کے تمغے لگانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں کسی بڑے کا اپروول ہمیشہ ملتا رہے۔ کچن گارڈن پر جامنی سے شام اتر رہی تھی۔ چمچ سے نرم مٹی میں کھودا جانے والا گڑھا اب کافی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے رک کے سانس لی اور پھر رومال میں لپیٹے پرندے کو اٹھایا۔ ہمیشہ سمجھدار بنے رہنے کی چاہ ان بچوں کو بہت ٹھنڈے مزاج کا بنا دیتی ہے۔ ان میں سے بہت برداشت ہوتی ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں کرتے، خود کو نظر انداز کر کے اپنے سے چھوٹوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے ہمیشہ لڑتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں۔ اس نے احتیاط سے فاختہ کو رومال سمیت گڑھے میں ڈالا، پھر ایک ٹھنڈی اور گہری سانس خارج کی۔ لبوں سے دھواں سا نکلا۔ اب وہ ہاتھوں سے مٹی اس پر ڈالنے لگی۔ مالا ہمیشہ سے ایک فکسر رہی ہے۔ موہت پڑھائی میں اچھا نہیں تھا۔ وہ کبھی اس کے ٹیچرز کے پاس جاتی تو کبھی ٹیوشن اکیڈمی۔ وہ سب کو مجبور کرتی تھی کہ وہ موہت کو توجہ دیں۔ اور رہی تم تو بچپن سے اب تک تمہاری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ ماہی کی آنکھیں جھک گئی۔ کبھی تم کسی کا سر پھاڑ آتی تھی، کبھی کسی کلاس فیلو کی چوٹی کاٹ دیتی تھی۔ وہ تمہاری ہر لڑائی میں تمہیں بچانے ساتھ آ کھڑی ہوتی تھی۔ لیکن آباد ہمارے ہاں سارے بڑے بہن بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ایسے ماہی۔ ہمیں کسی بڑے بہن بھائی کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر کے دوسرے کا خیال رکھے۔ یہ چیز انسان کو بڑے ہو کر ڈچ کر دیتی ہے۔ انسان کو سب سے اوپر اپنا آپ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ خود غرضی نہیں ہوگی، نہیں، اسے خود سے محبت کہتے ہیں۔ مالو کو خود سے محبت نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو فکس کرنے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اپنی طرف آئی ہر ناکامی کو قبول کر کے اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تمہارے خیال میں وہ ظہیر سے کیوں نہیں لڑی؟ شکست قبول کر کے اسلام آباد چھوڑ کیوں آئی؟ ماہی خاموش رہی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا کیونکہ اندر سے مالا کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ ظہیر ایک دن یہ کرے گا۔ مالا میری کزن ہے اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے ظہیر سے بحث کی تو وہ اسے کوئی نئی آفر دے دے گا اور وہ ایک دفعہ پھر اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ اسی خود کو مزید ہرٹ سے بچانے کے لیے اس نے جگہ چھوڑ دی۔ اسی لیے اس نے ماہر کی کوئی بات نہیں سنی، نہیں
क्योंकि उसे डर है कि वो दोबारा उस पर भरोसा करेगी और फिर से उसे धोखा देगा। फिक्सर और पीपल प्लेयर्स बच्चों को हमेशा ये लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि लोग इनसे इनकी ज़ात के लिए मोहब्बत करें। इन्हें अपने साथ तगमे लगाने होते कामयाबियाँ, ताकि दूसरे इनको इस काबिल समझे, और जब इन्हें कोई चोट लगे तब अपने गिर्द खड़ी दीवारें मज़ीद ऊंची कर देते हैं ताकि कोई इनको फलांग ना सके। ज़ाहिर वो सबके दोस्त होते हैं क्योंकि वो किसी को नाराज़ नहीं करते। जैसे माला का सोशल सर्कल बहुत वसी है, ज़रा कोई मसला हो तो इसका कोई यूनिवर्सिटी फेलो कहीं से निकल आता है, लेकिन असल में ऐसे बच्चे हमेशा से अकेले होते हैं, इनका कोई दोस्त नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में भी बाप की कमी है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन खड़ी थी। माँ, मोईद, माला सब ने तुम्हें मोहब्बत दी, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा शदीद गुस्सा, जज्बातीपन दरअसल अंदर से किसी नफसियाती एक मिनट माहिर नफ्सियात उसके सर पर लगी तो लफजी। तुम अपना तजिया अपने पास रखो और जा पर जाने की तैयारी करो। घर से फ़ोन रखो और चेहरा सुख्त हो रहा था। निकालती हूँ मैं इसकी सारी नफ्सियात की किताबें घर से। फिर गर्दन मोड़ के माला के कमरे की खिड़की को देखो और एक गहरी सांस खारिज की। अब दुरुस्त कहता था, इन बहनों का ताल्लुक किसी कम वक्त की वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए था। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब नहीं आया तो माहिर ने दरवाज़ा खोला। वो कमरे की खिड़की के साथ बैठी थी, बाजुओं को घुटनों के गिर लपेटे वो बाहर देख रही थी। कोच खाली था, फाख्ता अब वहाँ नहीं थी। माला, वो धीरे धीरे चलती उसके साथ बैठ के पॉइंटी पर बैठी। तुम्हें वो अमीर आदमी याद है जिसने एक दफ़ा दोहा एयरपोर्ट पर मुझे टिकट लेकर दिया था? वो माहिर फ्रीद था, है ना? वो बाहर देखते हुए बोली तो माहिर के लब खुल गए। लम्हे पर के लिए वो कुछ बोल नहीं सकी। तुम्हें कैसे मालूम? तुम गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कई बार इस आदमी का जिक्र करते करते चुप हो जाती थी। देर से सही, लेकिन आज जब बैठ के सोचा तो मुझे समझ में आ गया कि तुम इसको कैसे जानती होगी। उसने मुझे खुद कॉल की थी। वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था, उसे मेरी मदद चाहिए तो इसके साथ था। मेरे ऊपर मैं क्या करती? पशेमानी से कह रही थी। तुम मुझे बता सकती थी, तुमने नहीं बताया। उसकी आवाज़ धीमी थी और नज़र खिड़की के पार डूबती शाम पर जमी थी। दोनों के दरमियान एक अनदेखी सी दीवार है थी। ये इनकी तमाम गुज़िश्ता लड़ाइयों से मुख्तलिफ थी। माही को लगा कि वो इस दीवार को कभी पार नहीं कर सकी। मुझे डर था कि तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी। उसने जवाब नहीं दिया। माला, आई एम सॉरी, मगर मुझे वो बुरा नहीं लगता। वो एक अच्छा इंसान है। अच्छे इंसान धोखे से किसी की ज़िंदगी में दाखिल नहीं होते, लेकिन वो इतना। माला ने चेहरा मोड़ के उसे देखा तो माही कुछ कहते कहते चुप हो गई। उसकी नज़रों में कुछ था जो पहले वहाँ नहीं था। मुझे माहिर फ्रीद की कहानी नहीं सुननी। वो मुझे ये कहानी सुना चुके हैं। मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है, न कभी आएगा। उसका लहजा स्पार था। माला, तुम इस बात को डिस्कस करके क्लियर भी नहीं करना चाहती? नहीं, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, और अगर तुम चाहती हो कि हम बात को यहीं दफन कर दे तो हम कभी माहिर फरीद की बात नहीं करेंगे। माही ने इस बात में सर हिला दिया। तुम कहती हो तो मैं आइंदा इससे बात नहीं करूँगी। माला ने कंधे झुकाए। तुम आज़ाद इंसान हो, जिससे चाहो बात करो, लेकिन मुझसे तुम इसका जिक्र नहीं करोगी, ओके? चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर माही ने हिम्मत की। तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? नहीं। फिर वो फिर से बाहर देखने लगी। इनकी गुज़िश्ता लड़ाइयों जैसी नहीं थी। पहली दफ़ा माही को एहसास हुआ कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकेगा। रूम नंबर 555 जद बत्तियों से रोशन था। फूलों की तेज़ खुशबू हर तरफ बिखरी थी। वो बेड पर पीछे तकियों के सहारे टेक लगाए बैठा था। सामने बेड ट्रे पर शबनम उसकी अशिया सेट कर रही थी और चंगेज़ खामोशी से दूसरी तरफ खड़ा था। आपका लैपटॉप, ग्राफिक टैबलेट, आपका पेन। माहिर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। चुपचाप उसे चीज़ें रखते हुए देखता रहा। ये रही डॉक्टर्स की अप्रूव शुदा कॉफ़ी। उसे मुस्कुरा के एक कप सादा का। अब मुझे इजाज़त। माहिर ने इस बात में सर हिला दी। उसके जाते ही चंगेज़ खंकारा। उसको फ़ोन नहीं किया? अब्रू से साइड टेबल पर धरे टूटे स्क्रीन वाले मोबाइल की तरफ इशारा किया। माहिर ने शान झुकाई। मुझे उसकी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम मुझसे मिलने जा रहे थे, कम से कम उसे बता तो दो कि क्यों नहीं आए। वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी। उसने मेक बुक स्क्रीन खोली, फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अंगूठा रखा, मुकम्मल तौर पर काम की तरफ मुतवज्जा था। चंगेज़ बाहर आए तो वो दोनों बैरूनी सीटिंग एरिया में उसके मुंतज़र थे। सीने पर पे बाजू लिपेटे खा जाने वाली नज़र से उसे देखते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे लगता है तुम सरकार से मिले हुए हो। बीरबल ने दांत पीसे। मुझे भी यही लगता है। शबनम भी उसे घूर रही थी। बीरबल ने इस से उसे देखा। तुम्हें कैसे मालूम सरकार कौन है? क्योंकि मुझे तुम लोगों की सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐनक नाक पर पीछे को धकेली। ऑफिस में, अस्पताल में, मैं हर जगह तुम लोगों के साथ होती हूँ। बीरबल ने जहन में जमा तफरी की। इसलिए माहिर तुम्हें फायर नहीं करता। शबनम ने मुस्कुरा के पलकें झपकाई। फिर तासरात बदले। हफ्की से चंगेज़ को देखा। माहिर भी को आराम की ज़रूरत थी और आपने क्या किया? तुम्हें अंदाज़ा है इसके लिए काम का स्ट्रेस कितना खतरनाक हो सकता है? वो भी इस पर गुस्सा हुआ। चंगेज़ जो सोफे पर टांग जमाए बैठा था, धीरे से हंस दिया। तुम जैसे नाजुक मिजाज शहजादे कभी कभी अस्पताल का रुख करते हैं मेरे दोस्त। मैंने अस्पतालों में हर रोज़ लोगों को आते जाते देखता हूँ। अब कमरे में खामोशी थी। सुकून था। वो स्क्रीन को रोशन होते देख रहा था। लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई। हम सब माहिर को एक अरसे से जानते हैं। वो किसी भी हालत में काम करना तर्क नहीं करता। जब वो इस लड़की का गार्ड था तब भी वो काम करता था। स्क्रीन की तेज़ रोशनी में उसकी आंखों को खेरा करती। उसने कीबोर्ड पर ब्राइटनेस कम करने का बटन धीरे से दबाया तो महसूस हुआ कि हाथ में लर्जिश है। माहिर फरीद की आइडियल लाइफ क्या है? एक पुरसुकून खामोश कमरा, उसका ग्राफिक टैबलेट,
ایک ہاتھ میں کافی دوسرے میں پین، اور وہ بیٹھ کے سکون سے ایک نئی عمارت بنائی۔ میں نے اس کو گزشتہ 2.5 برس میں کام کرتے ہی دیکھا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چنگیز اب ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے اٹھا اور اس کے سامنے اکڑا۔ کیا تم نے کبھی ماہر کو کام نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیربل نے نفی میں سر ہلایا۔ گزشتہ 2.5 برس میں بالکل نہیں۔ کام کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے بھائی، کام کا سوچ کے اس کو ڈوپامین ملتی ہے۔ اسے لگتا ہے اس اسپتال میں مرضی کا ماحول ملے گا تو وہ کام کر لے گا، لیکن روشنی کم ہوئی تو اس نے پلکیں زور سے چپکائی، پھر براؤزر کھولا۔ انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ اس نے ای میل باکس کو کلک کیا۔ ایک دم اسکرین دھندلا سی کی، زور سے چکر آیا، لیکن وہ کام نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ ماہر نے آنکھیں زور سے میچے پھر انہیں کھولا تو منظر صاف تھا۔ اس نے نئی ای میلز کے سبجیکٹس پڑھنے چاہے، لیکن الفاظ کٹمٹ ہونے لگے، کیونکہ سارے کام صحت کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے زور سے آنکھیں بس لی، پھر میک بک اسکرین فولڈ کی اور گرافک ٹیبلٹ اٹھایا۔ اسکرین روشن کی تیز روشنی آنکھوں کو چندھیا گئی۔ سرجری کی تکلیف، پین کلرز کا اثر، بیماری کا چڑچڑاپن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فوکس ہو کر کام سکے۔ ہم اس کو جتنا منع کریں گے وہ اتنا ہی چڑھ جائے گا۔ اس نے پینسل سے اسکرین پر لکیر کھینچنی چاہی، لیکن ہاتھ کام کیا۔ سر کے سامنے والے حصے میں شدید درد اٹھنے لگا۔ اس لیے ماہر کو چند منٹ اپنی محبوب چیزوں کے ساتھ گزارنا تو خود ہی وہ باز آ جائے گا، مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ گلابی ہو تھیں۔ چند لمحے وہ اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر سے پین اسکرین پر پھیرنا چاہا، لیکن دماغ خالی تھا۔ کوئی آئیڈیا، کوئی اسکیچ، کچھ نہ تھا۔ اس نے دھیرے سے پین پرے رکھنا چاہا، وہ لڑک کے نیچے جا گرا۔ سر میں اٹھتا درد ناقابل برداشت تھا۔ اس نے کراتے ہوئے سر پیچھے جھکا دی اور آنکھیں بند کر دیں۔ ابھی کچھ دیر میں وہ تمہیں بڑا کوئی چیزیں لے جانے کے لیے کہے گا۔ وہ پھر شبنم کو سمجھا رہا تھا، تم چپ چاپ وہ چیزیں وہاں سے ہٹا دو گی۔ وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے گہرے سانس لے رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کے گھنٹی بجائی۔ یہ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے چنگیز۔ بیربل کے چہرے پہ فکر مندی ہوئی تھی۔ ماہر فارغ نہیں بیٹھ سکتا، ایسے تو وہ پاگل ہو جائے گا، اسی لیے تمہیں چاہیے کہ اس لڑکی کو یہاں بلا لو تاکہ وہ مجھے سچ مچ میں آگ کر دے۔ ہرگز نہیں۔ وہ جھرجھری لے کر ایک طرف ہو گیا، پھر اس کا برا موڈ برداشت کرو۔ چنگیز نے گہری سانس لے کر شانے چکائے۔ کچھ ہفتے، شاید کچھ مہینے۔ نہیں، ہمیں کچھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیربل کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ یعنی اب حیران ہونے کی باری چنگیز کی تھی۔ اسے کام کرنے کا شوق ہے نا؟ ہم اسے ایک کام تھما دیتے ہیں، اس کی زندگی کا سب سے اہم کام۔ وہ اپنی مخصوص شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اسی وقت گھنٹی کی آواز ہوئی تو شبنم تیزی سے اندر بھاگی۔ اگلے ہی لمحے ایک ٹھڈے کی آواز ہے، اتنا بڑا اسپتال ہے اور ایک تار آپ سے فکس نہیں ہو رہی۔ چنگیز ماتھے پر بل لیے ریسیپشن ڈیسک کی طرف لپکا۔ اگر کوئی گر کر زخمی ہو گیا تو اسپتال پر مقدمہ ہو سکتا ہے۔ میں 4 دفعہ یہ تار فکس کروا چکی ہوں۔ شاباش باش کامسر بے، نہ جانے کون اسے بار بار کرا دیتا ہے۔ وہ اب کے روحانسی ہو کے بولی۔ چنگیز نے چونک کر بیربل کی جانب دیکھا، پھر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ جارحانہ انداز میں واپس اس کے سر پہ پہنچا۔ یہ تم کرتے ہو نا، اس کو گرانے کے لیے؟ اگر وہ سچ میں زخمی ہو گئی تو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اسپتال والے خود نااہل ہیں۔ اللہ اللہ۔ باری باری دونوں کانوں کو ہاتھ لگا اور شدید افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے ایک میگزین اٹھا کے چہرے کے سامنے کر لیا۔ مبین منظر میں ناشتے کی میز سجی تھی، چائے اور پراٹھوں کی خوشبو کے ساتھ فضا میں ایک تناؤ بھی پھیلا تھا۔ مالا خاموشی سے سر جھکائے اپنی کافی پی رہی تھی اور ماہی گاہے بگاہے ایک نگاہ اس پر ڈالتی تھی۔ وہ بظاہر بائر جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ سامنے سے کھلا لمبا سا سویٹر پہنے، بال آدھے کیچر میں باندھے، کانوں میں ٹاپس اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ۔ لیکن وہ کہاں جا رہی تھی؟ اس نے ابھی تک ذکر نہیں کیا تھا۔ کہیں جا رہی ہے؟ وہ سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ ہوں۔ وہ سر جھکائے موبائل پر بٹن دبا رہی تھی۔ ماحول کا تناؤ بڑھنے لگا۔ ماہر نے پہلو بدلا۔ شکور کا ایڈریس ملا؟ مالا، تم ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سبز آنکھوں میں کچھ نہیں تھا، نہ ناراضگی نہ گلہ۔ اگر ناراض نہیں ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو جو بھی تمہیں بوجھل کیے ہوئے ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے، میری زندگی سے عمل کی کیسے آزاد ہو جائے، زیادہ کی امی ٹھیک ہو جائیں اور ہم سب نارمل ہو جائیں۔ ماہر نے سر ہلا دیا۔ ہماری ماں تو چلی گئی، کاش اس کی ماں بچ جائے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ مائیں سانجی ہوتی ہے۔ مالا باجی، آج میں نے بڑی بی بی کو خواب میں دیکھا۔ بس بیر نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی چہک کے بتایا۔ کیا واقعی؟ ماہی کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، جیسے سانس لینا بھول گئی۔ وہ وقت بھی اب جو اسے اپنا خواب سنا رہی تھی، لیکن کشمالہ مبین ششتر بیٹھی تھی۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی اب شروع ہے۔ وقت تھم گیا۔ ڈائننگ روم کا منظر وہیں جم گیا۔ گھڑیال کی سوئیاں بھی رک گئیں اور پھر سوئیاں پیچھے کی طرف چلنے لگیں۔ کھڑکیوں کے باہر پھیلی صبح پچھلی رات میں بدلی، پھر روشنی، پھر اندھیرا، یہاں تک کہ وقت چند ہفتے پیچھے جا کے رک گیا۔ وہ کھڑکیوں کے باہر صبح کی جامنی سی روشنی پھیلی تھی۔ اندر کمرے سے عورتوں کے رونے اور افسوس کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حورِ جہاں کی میت کی خوشبو ابھی فضا میں تازہ تھی، اور وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پانی کا گلاس لی گمسم سی کھڑی تھی۔ نائٹ سوٹ پہنے، کھلے بالوں کے ساتھ کشمالہ کسی اور جہاں میں تھی۔ سامنے ڈاکٹر سلیمہ کھڑی تھی، کٹے بالوں اور ماتھے پر سن گلاسز چڑھائے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ میری ماں کی ڈیتھ کے چند ماہ بعد میری سرجری ہوئی۔ جب مجھے آپریشن ٹیبل پر لٹایا گیا تو مالا نے بے توجہ سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ چلی جائیں یا چپ کر جائیں، اسے ان کے قصے میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اسی پل انہوں نے کچھ کہا، کچھ ایسا کہ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگیں۔
तो ऑपरेशन टेबल पर मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी। वो बिल्कुल ठहर के इन्हें देखने लगी। साकिब जामिद, इस आवाज़ के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। वो मज़ीद करीब आई। डॉक्टर को देख रही थी। सारे आंसू अंदर ही अंदर दम तोड़ गए थे। अगर एक माँ से मेले में अपने छोटे बच्चे की उंगली छूट जाए और दोनों बिछड़ जाएं तो पहले कौन दूसरे को ढूंढ लेगा? माँ बच्चे को ढूंढ लेगी। उसके अलावा मकानी अंदाज में हरकत की। दुरुस्त। सीमा ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। लेकिन अगर कोई व्हील चेयर पर मौजूद माजूर बूढ़ी माँ अपनी सेहतमंद जवान बेटी के साथ मेले में जाए और दोनों एक दूसरे को खो दे तो पहले कौन दूसरे को ढूंढेगा? बेटी माँ को ढूंढ लेगी। गलत, बिल्कुल गलत कशमाला। इनकी आवाज़ धीमी। तब भी माँ पहले अपनी बेटी को ढूंढ लेगी। कैसी है माँ? माजूर है, बूढ़ी है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों को ढूंढ लेती है। वो बिना पलके जबकि इन्हें देख रही थी। वो क्या कहना चाहती थी? जिन बच्चों की माएँ मर जाती हैं उनको एक रास थमा दिया जाता है। सब इस रास को नहीं पा सकते। कुछ अपनी माँ के लिए इतना रोते हैं कि इनके आंसू इनके और इस रास के दरमियान हायल हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं मेरी तरह के जिनको वो राज समझ में आ जाता है। कैसा राज? यही कि माँ अपने बच्चे को हमेशा ढूंढ लेती है। मगर उसके लफड़ पड़ाए। मेरी माँ मर चुकी है। मेरी और मेरी माँ की कहानी ख़त्म हो चुकी है। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कहानी अब शुरू हुई है तो? उसका सांस जहाँ था वहीं रुक गया। सारी आवाज़ें खामोश हो गई। अब तुम दोनों ने ज़िंदगी का एक हिस्सा साथ गुजारा है। माँ से शिकवे भी होंगे, लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, इनकी फ़िक्र भी की होगी और इनके दुख भी उठाए होंगे। लेकिन इनकी मौत के साथ सब खत्म हो गया। वो सांस रोक के सुन रही थी। मगर तुम दोनों की कहानी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मुश्तरका गैर मशरूत मोहब्बत की कहानी अब शुरू होगी। कैसे? एक आंसू आग से टपका और बेदाग चेहरे पे फैल गया। डॉक्टर सलीमा में सारा मंजर धुंधला गया। इंसान की एक तवील उम्र है जिसका एक छोटा सा हिस्सा उस दुनिया में गुजरता है और फिर एक दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाता है। इन दो दुनियाओं के दरमियान एक पर्दा है। जानती हूँ, और रूहें इधर से उधर नहीं आ सकती। हम रूह के बारे में बहुत कम जानते हैं। हाँ, रूहें नहीं आती लेकिन पैगाम आते हैं। पैगाम? मैंने कहा ना कशमाला, माँ बच्चे को नहीं भूलती। वो अपने बच्चे के साथ सारी उम्र रहती है। तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई। वो अब भी तुम्हारे साथ है। अब भी उसे तुम्हारी फ़िक्र होगी। वो तुम्हें ज़रूर पैगाम भेजेगी और तुम्हें उसके भेजे सारे पैगाम मिलेंगे। कभी अपने ख्वाब की सूरत में, कभी किसी दूसरे तीसरे इंसान के ख्वाब की सूरत में। जब जब तुम्हें इनकी ज़रूरत होगी वो तुम्हारे लिए कुछ भेजेंगे। क्या वो मेरी माँ होगी या वो किसी के ज़हन का तस्वर होगा जो ख्वाब की सूरत में आएगा? तुम्हें इन दोनों में फ़र्क करना खुद आ जाएगा। हमारे दीन में इसको मुबशरात कहते हैं, जो ईमान रखने वालों को दी जाती है ख्वाब की सूरत में। मुबशरात यानी अच्छी खबरें। तुम्हारी माँ से तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। इसकी अच्छी खबरें तुम्हें मिला करेंगी। इसके पैगाम भी। दूसरी दुनिया में आने वाली हर नई रूह से वो तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करेंगे। और चूँकि वो एक नेक औरत थी इसलिए मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके पैगाम और इनकी अच्छी खबर तुम तक ज़रूर पहुँच जाएगा। उसने भीगा चेहरा उठा के ऊपर छत को देखा। क्या वाक़ई? क्या माँ बाप को मरने के बाद ख्वाब में देखना ज़हन की इख्तिरा नहीं होती? क्या इसका कोई मतलब होता है? ऑफ़ कोर्स होता है। ख्वाब का फ़रिश्ता किसी वजह से वो ख्वाब तुम्हारे ज़हन में लाता है। हर शख्स की वजह मुख्तलिफ होती है। किसी के ख्वाब में माँ बाप का आना सिर्फ़ इसलिए होता है कि ताकि वो ख्वाब को अहम जाने। किसी के लिए इसमें नसीहत होती है। क्या ये बात मेरा गम कम कर सकती है? नहीं। ये गम सारी उम्र का है। लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है, मगर किसी और दुनिया में। तुम दोनों इस दरमियान के पर्दे को नहीं तोड़ सकती, लेकिन ख्वाब इस पर्दे के दरमियान से गुजरते हैं। तुम्हारी माँ इन्हीं ख्वाबों के ज़रिए हमेशा तुम्हारी खबरगिरी करेगी। वो आम ख्वाब नहीं होंगे, वो ख़यालात का हजूम नहीं होंगे, वो निशानियाँ होंगी। माएँ सारी उम्र रास्ता दिखाती हैं, चाहे इस दुनिया में हो चाहे दूसरी दुनिया में। क्या हर एक को उसकी माँ मरने के बाद ख्वाब में आती है? हर एक को नहीं आती, सिर्फ़ उनको आती है जो अपनी आँख को साफ रखते हैं। इतना नहीं रोते कि नज़र धुंधला जाए। गुनाहों से उसको धुंधला नहीं करते। वो जो सच्चे होते हैं इन्हीं को सच्चे ख्वाब आते हैं। मेरी और मेरी माँ की कहानी ख़त्म नहीं हुई। बड़बड़ाई। माँ मुझे दोबारा मिलेगी। फिर उसे कुछ याद आया। आपको हॉस्पिटल बेड पर क्या आवाज़ आई थी? मुझे मेरे कान में मेरी माँ की आवाज़ आई थी कि आयत करीमा पढ़ो। मैं बिल्कुल भी मसबी नहीं थी, लेकिन मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और इस रोज़ मेरी जान जाते जाते बची। शायद वो आवाज़ किसी फरिश्ते ने इख्तियार की थी या किसी नेक जिन ने, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे लिए वो मेरी माँ का पैगाम था जो अल्लाह के हुक्म से मेरी तरफ आया था। वो आंसुओं से तर चेहरा लिए सुन रही थी। अब जाओ और अपनी माँ को बेहतरीन अंदाज में दफन करो, क्योंकि तुम्हारे घर का अहवाल इनको कुछ अरसे बाद सही लेकिन नई रूह के ज़रिए मिल ही जाएगा। अगर तुम रोती रहोगी तो इनको तकलीफ़ होगी। कशमाला ने गर्दन को इस्पात में जंबश दी। फिर टिशू रोल से टिशू खींच के फाड़ा और आंखें साफ की। कुछ था उसके चेहरे पर बदल गया था। मैंने ख्वाब में देखा कि घड़ियाल की सुइयां तेज़ी से वापस अपनी जगह पर आई तो मुबीन मंजिल का जमा हुआ डाइनिंग रूम पिघल गया। माला ने चौंके बख्ती को देखा जो जो से अपना ख्वाब सुनाई थी। मैंने देखा और अल्लाह गवाह है कि मैं झूठ नहीं कह रही। बेशक कसम ले लो। उफ बख्त, ये ड्रामे ना करो। मही बदमज़ा हुई। हमें तुम्हारा यकीन है, जल्दी बताओ। बख्त भी इमोशनल होने का मौका ना पाते हुए इससे ज़्यादा बदमज़ा हुई। फिर जल्दी जल्दी अपना ख्वाब सुनाने लगी। वो एक नीम अंधेर सा मंजर था। बख्त भी चलती हुई लाउंज अबूर करके
घर का बैरूनी दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि लान में हूरें जहाँ खड़ी, सेहतमंद तरोताज़ा। उन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी है और उनके शानों पर गुलाबी और सुरमई रंग की शाल है। बाल चोटी में बंधे हैं और कलाइयों में इनके जड़ाऊ कंगन जगमगा रहे। बीबी जी, आप तो फोत हो गई थी, आप कहाँ से आ गई? वो हैरत से इनके करीब जाती है। लान में खड़ी हो रहे जहाँ नज़र उठाकर उसे देखती है तो उनकी आंखों में फिक्रमंदी हलकोरे रह रही है। माही से कहो घर की सफाई करे। सफाई? माही ने नब्बे से उसे देखा और फिर माला को। वो भी मुतज्जब बैठी थी। सफाई तो रोज़ होती है। माँ का ख्वाब हमेशा एक पैगाम होगा, कोई रास्ता दिखाता। वो बड़बड़ाई, लेकिन कहाँ की सफाई? माही उलझी हुई थी। उसने जवाब नहीं दिया। जहन के पर्दे पे एक मंजर लड़ाए। वो दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। वो चुपती ही खामोश नज़रों से उसे देख रही थी। वो सामने बैठा अपनी कहानी सुना रहा था। मैंने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा आपकी हिफाजत की है। कुछ बातें आपको नहीं बताई सिर्फ इसलिए ताकि आप परेशान ना हो। जैसे उस रोज़ जब हमने स्टूडियो की सफाई मिलकर की थी। वह खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। तब मुझे सफाई के दौरान एक तावीज़ मिला था। इस पर चंद हिंसे लिखे थे। वो सरकार की लिखाई थी। मैं इस लिखाई को पहचानता हूँ। इसके अलावा उसकी आवाज़ मध्यम होने लगी। मन से धुंधला गया। कैफ को स्टूडियो की सफाई के दौरान एक तावीज़ मिला था। वो धीरे से बोली तो माही की आंखें खुली की खुली रहेगी। तावीज़? क्या इस सामल ने हमारे घर के अंदर तावीज़ फेंक रखे हैं? उसने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा, फिर तेजी से गर्दन घुमा कर करीब काट में सोती हुर को देखा। हम कहाँ जाएंगे यार? जब मैं इस्लामाबाद से वापस आई तो मैं बीमार हो गई। मुझे कभी घर की देखभाल का मौका नहीं मिला। हमें अपने घर को एक दफ़ा मुकम्मल साफ़ करना होगा, फर्नीचर हटा के, एक एक चीज़ हटा के। यकीनन हमारे घर में एक अरसे से बहुत कुछ जमा होता रहा है जो हमें नज़र नहीं आएगा। बल्कि ऐसा करे वक्त भी वो सोच सोच के बोरी थी। एक दफ़ा सारे घर का फर्नीचर निकाल के घर को धोएं। जादू गंदगी में रहता है, गंदगी में नशे में पाता है, सफाई इसको कम करती है। हमें हर वो चीज़ ढूंढनी होगी जो जादू की निशानी है। बाहर कार का हॉर्न हुआ तो वो चौंकी। फिर घड़ी देखी, ज़ियाद पहुँच गया था। तुम जाओ, मैं सफाई करवा दूंगी। माई हस्तीने चढ़ाते हुए उठ खड़ी हुई। फजा का तनाव खुद ब खुद तहलील हो गया। बड़ा आराम कर लिया आपने। अब अपनी सारी बेटियों को बुलाएं। आज हम इस घर को ऊपर से नीचे तक साफ करेंगे। बख्ती का चेहरा उतर गया। जी बीबी कहकर आगे बढ़ गई। किचन में आई और एक एक चीज़ उठा उठा के पटकने लगी। स्टरलाइजर में हूर के फीडर्स डालती हुई बानों ने पलट के ने देखा। क्या हुआ अम्मा? मरे हुए का ख्वाब सुनाओ तो औलाद नाम देती है। यहाँ काम मिल गया है। वह सख्त कबीता हाथर नजर आ रही थी। तुमने वाकई बड़ी बीबी को ख्वाब में देखा था या नाम के लिए कहानी बना दी? बानो मशकूक नज़रों से इन्हें देखती उनके करीब आई। कहानी क्यों बनाऊंगी? अल्लाह कसम मैंने ख्वाब देखा है। फिर दाएं बाएं देखा और आवाज़ धीमी की। बड़ी बीबी ने मुझे एक और बात भी कही थी लेकिन मैंने नहीं बताई। क्या बात? बानो ने तजस्सुस से चेहरा करीब किया। बस भी हद सरगोशी में बताने लगी। बानो के माथे पर बल पड़ गए। खुदा को मानो अम्मा, ये बात ना कह देना माही बाजी से, उल्टा टांग देंगी तुम्हें। हाँ हाँ, इसीलिए नहीं बताया। पलट के बर्तनों वाले सिंक की तरफ बढ़ गई। पहले काम है जो ऊपर से सारा घर साफ करे हूँ। ज़ियाद की कार पोर्च में खड़ी थी और माला उसकी तरफ बढ़ती दिखाई देती। ज़ियाद ने मुस्कुरा कर उसे हाथ हिलाया तो वो भी मुस्कुरा दी। अंदर लाउंज की खिड़की में खड़ी माही ने ये मंजर बगौर देखा तो यूं ही कोई कम वक्त याद आया। उसने मोबाइल निकाला और उसका नंबर बनाने लगी। रिसीवर कान से लगाई था कि उसका गंभीर हेलो सुनाई दिया। कैसी हो बीरा? कुछ बदला हुआ सा था उसकी आवाज़ में। कैसी हो सकती हूँ? आपकी वजह से मेरी अपनी बहन से लड़ाई होगी, वो छुड़ते ही खफकी से बोली। जवाब में खामोशी छाई। अच्छा? वो गहरी सांस थी। आपने उस दिन कॉल की थी और माला ने देख लिया। मैंने कॉल नहीं की। वो कहते कहते रुक गया। शायद की हो, याद नहीं। आप सो रहे थे क्या या तबीयत ख़राब है? माही की नज़रें गेट पर जमी थी। ज़ियाद की कार बाहर निकल थी। काम कर रहा था। बताओ, हैरी से फ़ोन किया? वक्त आया हुआ सा लगता था। आपने कहा था आप पाकिस्तान आएंगे माँ के अफसोस के लिए। आप नहीं, और हम दोनों ने मिल के इस पज़ल को हल करना था। उसके अंदाज पर माही का लहजा भी कदरे रस्मी सा हो गया। अभी नहीं आ सकूँगा, कुछ ज़रूरी काम करें। इतना ज़रूरी काम है कि आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री हल करने के लिए वक्त नहीं निकाल सके, और आपने कबीरा ताई की तरफ भी तवज्जो नहीं दी होगी। मैं बता रही हूँ, उन्होंने ही सरकार को हायर किया है और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है। फ़िलहाल मैं काफ़ी फंसा हुआ, इन बातों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। अच्छी बात है, आप अपने काम करो। यहाँ मेरी बहन का दिल जीत लेगा। वो झंझला सी गई। कौन? वो चौंका। मेरा होने वाला बेनाई। और कौन? वो खफकी से बोली तो वो हंसती है। अच्छा, वो टाल टार्क और हैंडसम? वैसे वो बुरा आदमी बुरा नहीं है, अच्छा है, डिसेंट है। उसकी शादी किसी और से हो रही है और मुझे लगता है कि माला अब उसको इनकार करके पछता रही है। फिर मैं क्या करूँ? आप? माही ने जब से दांत पीसे। आप अपने काम करें। ओके बाय। बड़बड़ा के फ़ोन रख दिया। बख्ती को आवाज़ें देने लगी। रूम 55 के अंदर सारे फूल इस सुबह माहिर फरीद के हुक्म पर गायब कर दिए गए थे। जिस वक्त बीरबल फरीद अंदर दाखिल हुआ, खाली कमरे ने उसका इस्तकबाल किया। आज लैम्प की तार फर्श पर नहीं गिरी थी बल्कि दीवार पर नफासे से चिपकाई गई थी। माहिर ऊंचे तकियों पर सर रखे लेटे हुए छत को देखता वो सोच रहा था। मोबाइल उसके हाथ में था। कितनी इमारतें डिज़ाइन कर ली तुमने? बीरबल करीब आए और हाथ में पकड़ा एक पलंदा मेज़ पर रखा। उसने जवाबा ने कुकताई हुई नज़र बीरबल पर डाली और कुछ तफसा कहने लगा। जब चौंका, नजर इस पलंदे पर जा ठहरी। ये तुम कहाँ से लाए हो? चौंके बीरबल को देखा, फिर मेज़ को। वहाँ पुरानी नोटबुक्स का एक ढेर रखा था। तुम्हारे लाकर से? बीरबल मुस्कुरा कर स्टूल खींच के सामने बैठा। मेरे लाकर का पासवर्ड कैसे मालूम हुआ? तुम्हारे सारे पासवर्ड हलाल की बर्थडे होते हैं।
साथ ही ज़ेरे लब बड़बड़ाया, सवाए तुम्हारे फ़ोन के और मेरे लॉकर से कितने पैसे निकाले हैं। वो मशकूक नज़र से सो रहा था। तौबा तौबा। बीरबल के चेहरे पर सदमा भरा। तुम मुझे इतना घटिया समझते हो कि तुम यहाँ बीमार पड़े होगे और मैं तुम्हारा लॉकर साफ कर दूंगा। कितने पैसे निकाले हैं? उसकी आवाज़ बुलंद हुई। बीरबल ने सर घुसाया। थोड़े से निकाले हैं? नहीं, थोड़े से पीछे छोड़े हैं। वो ढराई से हंसा। माहिर ने थकान से पेशानी को छुआ और आंखें बांध की। क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करते हो भी? एक आइडिया लाया हूँ। वो आगे होकर बैठा जो से कहने लगा। तुम कभी भी इतने बदमजाज नहीं रहे जितने आजकल हो गए हो, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने फारिग होकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करो। वो खौफ वाली आंखों से बीरबल को देखे गया। तुम काम का स्ट्रेस नहीं ले सकते, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो जो तुम कई बरसों से करना चाहते थे। तुम्हारा कत्ल नहीं। वो बुरा माने बगैर ढाई से मुस्कुराया। सरकार की तलाश। मैं इस ताल के कमरे में कैद होकर उसे कैसे तलाश कर सको? तुम 3 मुल्कों में फिर के भी उसे तलाश नहीं कर सके। शायद तुम्हें उसको इसी बंद कमरे में तलाश करना है, लेकिन अपने दिमाग के साथ। उसने कनपट्टी पर उंगली से दस्तक दी। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा बेहतरीन दिमाग है माहिर, फिर भी तुम इसे तलाश नहीं कर सके। क्यों? आपके वो कदरे चौंके बीरबल को देखने लगा। माथे के बल ढीले होते कि क्योंकि तुम हमेशा अपना काम साथ साथ कर रहे होते। तुम्हारा दिमाग बटा हुआ होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम फारिग हो, बिल्कुल फारिग। तुम इस मिस्ट्री को हल कर सकते हो। माहिर ने एक नज़र में इस पर रखे पलंदे को देखा, दूसरी इस पर डाली। मैं इतने बार से जान नहीं सका कि वो कौन है। अब कैसे जान पाऊंगा? क्योंकि तुम हमेशा उसे कहीं दूर तलाश कर रहे थे। क्या मालूम वो तुम्हारे बिल्कुल करीब हो। अस्पताल की मेन एंट्रेंस से अब्दुल मालिक फरी दाखिल होते दिखाई दे रहे थे। सुरमई सूट पहने, जल लगे बुराक, सफ़ेद बाल और बेतासिर चेहरा लिए वो सीधे लिफ्ट की तरफ आए। कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें भी जानता हो और कशमाला को भी, कोई जो तुम दोनों की ज़िंदगी में मुश्तरक है। माहिर। मालिक ने जेब से टिश्यू निकाला और लिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर बंद धाती दरवाज़ों में अपना अक्स देते हुए इंतजार करने लगा। लिफ्ट नीचे आ रही थी। उसने पहले हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया और अब वह कशमाला के पीछे पड़ा है। माहिया आस्तीनें चढ़ाई, नाक पर कपड़ा लपेटे स्टोर रूम से बाहर खड़ी थी। वक्त भी सलीम और बानो मिलकर इससे सामान निकालते दिखाई दे रहे थे। दफ्तर वक्त भी की चीख बुलंद हुई। माही तेजी से अंदर आई। एक पुराने कैबिनेट के अंदर बकरे का सर रखा नजर आता, जिसकी आंखें गायब थी। माही ने बेख्तियार मुंह पर हाथ रखा, उसे जोर के पकाई है। सरकार किसी वजह से तुमसे नफरत करता है माहिर। उसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया। वो एक बहुत ताकतवर इंसान है। उसके कुरान सारी दुनिया में फैले हैं। अमल से कीदत मरीद के ईमान का हिस्सा थे और वो अपने अमल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मालिक लिफ्ट में सवार हुए और टिश्यू से बटन दबाया। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। वो हाथ बांधे खड़े स्क्रीन पर बदलते नंबर देखने लगे। शायद वो कशमाला से भी नफरत करते, इसीलिए उसे भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। कशमाला फ्रंट सीट पर बैठी, हाथ में मोबाइल पकड़े रास्ता बताए थे। ज़्यादा इस बात में सर हिलाते उसके हदायत के मुताबिक कार का मोड़ काट रहा था। लेकिन क्यों? वो तुम्हारा कशमाला का दुश्मन क्यों है? हम अब तक नहीं जान पाए। माहिर लान में अफसरदा सी बैठी थी। उसके कदमों में एक चादर बिछी थी, जिसके ऊपर चंद चीज़ें रखी थी। बकरे की सीरी, चंद तावीज़, एक गुड़िया जिसमें सुइयाँ चुभी थी, चंद रस्सियाँ। इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। सरकार ऐसा दुश्मन है जो नज़र नहीं आता। हम उसको किसी पुलिस, किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए नहीं ढूंढ सकते। हम इसको सिर्फ एक चीज़ से ढूंढ सकते हैं, तुम्हारे दिमाग से माहिर। ज़्यादा कशमाला घर के बाहर खड़े हैं। साथ साथ बने इन छोटे मकानों के गेट लोहे के थे। गली कच्ची पक्की थी, जिसके किनारे बनी नालियों से गटर का पानी उभर रहा था। कशमाला ने बैल पर उंगली रखी। वो सिर्फ तुमसे डरता है, क्योंकि सिर्फ तुम हो जो उसको तलाश कर सकते हो। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मालिक बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा के सलाम किया। उन्होंने सर की जंबा से जवाब दिया। चेहरा बेतासुर था। कैसे ढूंढूं इस दुश्मन को जो नज़र नहीं आता? हुआ तर हुआ। कैसे तलाश करूँ उस मुजरिम को जो जुर्म का कोई सुराग नहीं छोड़ता? बीरबल ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन इसे वह दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। दोनों ने चौंक उसकी तरफ देखा। अब्दुल मालिक फ्रिज चौखट में खड़े थे। बीरबल फौरन उठ खड़ा हुआ और एक तरफ होकर रास्ता दिया। मालिक उसे देखे बिना आगे बढ़ गया। बैठ के करीब से गुजरे और कौच पे जा बैठे। टांग पर टांग जमा ली। चमकते सियाह बूट में खिड़की से आती रोशनी का अक्स था। कैसे हो? उसको देखते हुए सवाल किया तो चेहरा बेतासुर था। कैसा लग रहा हूँ? माहिर ने शानिश किया। दो मशीनों के दरमियान मेरा क्या काम है? बाहर हूँ तमाम। वो खंकार के कहते हुए खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ गया। किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। ठीक लग रहे हो? मालिक ने सर से पैर तक उसे देखा। टांग ही टूटी है? टांगें टूटती रहती हैं। माहिर चल लम्हे इसका बर्फ चेहरा देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब्बा होते तो यही कहते, टांगें टूटती रहती हैं माहिर। मालिक के लबों पे भी हल्की सी मुस्कुराहट ऊपर के माध्यम में। मैं पहले रोज़ नहीं आ सका, क्योंकि मजमुआ अल-फरदान के साथ मीटिंग थी। कई माह की मेहनत के बाद वक्त मिला था। माहिर ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सर हिलाया। अगर तुम वो मीटिंग छोड़ते तो मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करता। जानता हूँ, मालिक ने अप्रोच किया। कासिम ने बहुत मेहनत की थी, मैं उसकी मेहनत ज़ाया नहीं कर सकता था। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर वो धीरे से बोला, तुमने उसका रेस्टोरेंट क्यों बिकवाया? अब कि उसने मालिक को देखा तो उसकी आंखों में शिकवा था। वो एक बिजनेस डील थी, तुमने खुद साइन की थी। वहाँ अनू से इत्मीनान था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि उसी का रेस्टोरेंट था। तुमने पूरी कोशिश की कि मैं ये बात ना जानूँ। हाँ, मैंने ऐसा ही किया। अब्दुल मालिक फरीद ने इसी लापरवाह अंदाज में शानिश किया। क्यों? मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहा, समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کی ایجاب کرتے ہوئے جذبات کو درمیان میں لاؤ۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے اس کا ریسٹورانٹ بیچا ہے تو تم گلٹی فیل کرتے۔ جذبات درمیان میں آ جاتے۔ جذبات بہت ظالم چیز ہوتے ہیں، سب خراب کرتے ہیں۔ لیکن مالک نے ایک افسوس بھری سانس کھینچی، لیکن تم پھر بھی جذبات کو درمیان میں لے آئے، اسی لیے تم آج تک یہ مسٹری حل نہیں کر سکے۔ انہوں نے میز کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کی پرانی نوٹ بکس رکھی تھی۔ وہ سنجیدگی سے مالک کو دیکھے گیا۔ تم کشمالو کو کیسے جانتے تھے؟ یہ مت کہنا کہ تم اسے نہیں جانتے تھے۔ تم اس روز اس سے خود ملنے نہیں گئے، بیربل کو بھیجا کیونکہ وہ بغور مالک کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ تم اس سے مل چکے تھے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ تمہیں ماہر فرید کے حوالے سے جانے۔ وہ یاد کر رہا تھا۔ مالک خاموشی سے اسے سنے گیا۔ جب میں نے البم تمہیں دکھائی تھی تم نے خود آفر کی کہ تم اس لڑکی کو ڈھونڈو گے، پھر 3 دن میں تم نے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ تم اسے پہلے سے جانتے تھے نا؟ مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ جیسا کہ میں نے کہا، میں جذبات کو درمیان میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ کس کے جذبات مالک؟ میرے یا تمہارے؟ وہ آنکھوں کی بتیاں سکوڑے اس کے سرد آنکھوں پر پڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مالک نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ تم آرام کرو، میں زہرا کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر رک کے پوچھا، کیا وہ تم سے ملنے آتی رہتی ہے؟ وہ کسی اور دھیان میں تھا، اس کے لہجے پہ غور نہیں کیا۔ مالک دروازے کی طرف بڑھ گیا، ناپ گھما کے کھولا، پھر وہیں رکے۔ ایک لمحہ ایسے ہی گزرا۔ یہ وہ ہوتا ہے جس سے جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہو؟ کیا؟ ماہر نے چونکوں سے دیکھا۔ ڈور نہ پکڑے مالک فرید نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں اندر آیا تو تم بیربل سے پوچھ رہے تھے کہ ایسے مجرم کو کیسے تلاش کیا جائے جس جرم کا ثبوت نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے وقفہ دیا۔ یہ وہ ہوتا ہے ماہر جس کو جرم کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تمہارا دشمن وہ ہے جس کو اس کی پلستر لگی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کر نہیں رکے، باہر نکلے اور اپنے پیچھے دروازہ آہستہ سے بند کر دے۔ وہ لچ کے اس بات پر غور کرنے لگا۔ اسی پر دروازہ دوبارہ کھلا اور سسٹر ایک ٹرالی لیے اندر آئی۔ آپ کے انجیکشن کا وقت ہو گیا، مسکرا کے کہتی آ گئی۔ پھر مڑ کے اس لیمپ کو دیکھا، تار دوبارہ نیچے گرا تو اس نے مسکرا کر سرگوشی کی۔ کیا فائدہ، یہ لوگ پھر بھی آتے رہیں گے۔ تلخی سے سر جھٹکا، پھر میز پر رکھی نوٹ بکس کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی لکیریں ابھر رہی تھیں۔ شکور کا گھر ایک تنگ گلی میں تھا۔ کئی جگہوں سے نالیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور گٹر کا پانی باہر ابھر رہا تھا۔ زیاد احتیاط سے کار آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ کبھی کچے پکے راستے کو دیکھتی، کبھی اس کے چہرے کو۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو کیسی کیسی جگہوں پہ جانا پڑا ہے۔ کیا میں آپ کو اتنا نازک لگتا ہوں کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے ناک بھون چڑھاؤں گا؟ اس نے خفگی سے مالک کو دیکھا۔ میں صرف آپ کے لیے فکر مند ہوں۔ آپ ایسی جگہوں پہ تنہا آتی تو مجھے پریشانی رہتی۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ وہ زیر لب مسکرائی، لیکن بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میری ماں بھی ہر وقت یہی کہتی ہے۔ مانتا ہوں آپ خواتین بہت بہادر اور خود مختار ہیں، لیکن ہر جگہ عورتوں کی اکیلے جانے والی نہیں ہوتی۔ اس نے کار ایک سبز گیٹ کے سامنے رکی۔ کیا آپ کو شکور سے ملنے میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ وہ بغور اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ اول تو یہ مانے گا نہیں، اور اگر مان بھی گیا تو رکے گا نہیں، کہیں آپ کسی نئے خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ اب پیچھے مڑنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولنے لگی، نظریں سبز گیٹ پہ جمی تھیں۔ اپنی لوکیشن ماہی اور معید کو بھیج دیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ وہ احتیاطاً بولا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کی حفاظت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں۔ جانتی ہوں۔ وہ اسے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی، یوں ہی زبان سے پھنسے۔ شادی کی تیاریاں کہاں پہنچی؟ لہجے کو سرسری بنایا۔ پھوپھو نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں، پہلے وہ پوری ہوں گی پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس کے لہجے میں تلخی سی تھی۔ مالا نے بغور اسے دیکھا۔ کیا آپ خوش ہیں شادی سے؟ ضیاء سلطان نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور زخمی سا مسکرایا۔ خوش تو میں صرف ایک انسان کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ اب تو بس زندگی گزارنی ہے اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے۔ کچھ تھا اس کی آواز میں جو دل کو اداس کر دینے والا تھا۔ پھر وہ رک کہہ کر رکا نہیں، دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ گیٹ دوسری گھنٹے پہ ہی کھل گیا۔ ایک محمی سا نوجوان باہر جھانکا۔ اس کی سیاہ مونچھیں تھیں اور وہ زرد شلوار میں ملبوس تھا۔ کیا یہ شکور کا گھر ہے؟ وہ جلدی سے بولی۔ وہ چلنا، میں تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ میں شکور کا بیٹا ہوں۔ ہم اندر آ کے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے تحیر سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک سویٹر میں ملبوس لڑکی جس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے اور اس کے ساتھ کھڑا دراز قد آدمی، وہ دونوں منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نوجوان نے ایک طرف ہٹ کے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنی نیوڈ ہیلر سے احتیاط سے اونچے نیچے فرش پہ قدم رکھتی آگے چلتی آئی۔ اسمیل بہت شدید آ رہی تھی، لیکن وہ ناک پر ہاتھ رکھ کے بدتہذیبی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا اور اس کے آگے کمرے بنے تھے۔ باہر ایک طرف سنک لگا تھا جس کے نیچے بہت سا گٹر کا پانی کھڑا تھا۔ غالباً پیچھے کوئی باتھ روم تھا جس کا ڈرینیج سسٹم بند پڑا تھا۔ اسے متلی سی ہونے لگی۔ نوجوان ان کو ایک بیٹھک نما کمرے میں لے آئے جہاں میلے کور والے صوفے رکھے تھے اور ساتھ ایک چارپائی بچھی تھی۔ زیاد اس کے برعکس آنکھوں کی بتیاں سکوڑے جانتی نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کمرہ قدرے تاریک تھا۔ وہ دونوں سنگل صوفوں پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ ان کے سامنے چارپائی کے کنارے پر بیٹھا۔ شکور کہاں ہے؟ زیاد ہنوز مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا۔ نوجوان نے ایک دفعہ پھر باری باری ان دونوں کو چہرے کو دیکھا۔ میرا باپ؟ شکور تعجب سے پوچھا۔ ہاں۔ اس کو بلاؤ، کہو اس کے اسکول سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ اس کو تو مرے ہوئے 7-8 سال ہو گئے ہیں صاحب جی۔ وہ دونوں جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ ساکت شستہ۔ شکور مر چکا ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ کب کا؟
तुसी लेट हो गई हो। वो हल्का सा हंसा, ऐसी ऐसी जिसमें तो मस्खर था तलखी थी। शकूर की मौत कैसे हुई? फिर वो जल्दी से बोली, बहुत बहुत अफसोस हो। असल में जब मेरे अब्बू को स्कूल की जॉब से निकाला गया तो वो मिडल ईस्ट चला गया था और वहाँ नौकरी करता था। मालूम है? कश्माना ने जल्दी से उसका फिक्र मुकम्मल किया। लम्हे भर को चेहरा फीका पड़ा। ज़ियाद ने निगाहों में उसको रिलैक्स रहने का इशारा किया तो नौजवान कहे जा रहा था, जी उसकी स्कूल वाली नौकरी के जाने के बाद हमारे हालात बहुत ख़राब। वो सब मुझे मालूम है, उसने बेचैनी से पहलू बदला। वो नहीं चाहती थी कि वो इस वाक़े का दोबारा जिक्र करे। उसकी मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक हुआ था जी। लेकिन आप क्यों आए हो? इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। सारे सवाल और जवाब खत्म हो गए। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। नौजवान खुद ही बाहर निकल गया। अगर शकूर मर चुका है तो उसके जाते ही ज़ियाद की लब हरकत की तो वो आमिल नहीं है, लेकिन फिर मुझे उसका चेहरा क्यों दिखाई दिया? शायद वो आपका गिल्टी कॉन्शियस हो। कश्माला की नज़रें झुकी, सीने में एक होक सी उठी। नौजवान वापस आके बैठा तो हाथ में चाय की प्याली थी। एक प्याली का हैंडल टूटा हुआ था। उसने ट्रे सामने रखी तो बेख्तियार चाय को देखने लगी। ये कड़क चाय नहीं थी, ना ही साथ नान खताई थी। फिर भी चारपाई गाँव तक के अंदरूनी लाहौर ने एक साथ सब कुछ याद करवाया था। मैं स्कूल की तरफ से एक रिपोर्ट लिख रही हूँ तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने स्वेटर की जेब से नन्ही सी नोटबुक और पेन निकाला और सरसरी से सवाल किया, क्या शकूर कोई और काम भी करता था, यानी दम द्रू तावीज़ वाला काम? ना जी, मेरा बाप बड़ा नेक था। लड़का पतक के बोला, 5 वक्त का नमाजी था और ये दम द्रू तो सरासर जादू होता है। उससे जैसी बात बुरी लगी। तुम्हें क्या मालूम तुम परदेश में उसके साथ होते थे क्या? ज़ियाद ने मशकूक नज़र से देखा तो नौजवान के माथे की तेवरी चढ़ गई। वो हमेशा अल्लाह रसूल का नाम लेता था। मेरा बाप ऐसे कामों में मुलव्वस नहीं था और ना वो चोर था। इसको किसी ने गलत इल्ज़ाम में स्कूल से निकलवाया था। नौजवान अब तेज तेज बोल रहा था, दुख से, एहसास महरूमी से। मशकूर के माजी के बारे में चंद बातें बता रहा था। वो सच जगह गायब दिमागी से नहीं लिखती गई। ना कभी तक बू की आदि नहीं हो पा रही थी। तुम क्या करते हो? ज़ियाद की मुश्तबा नज़र नौजवान पर जमी थी। दोनों ने चाय को हाथ नहीं लगाया था। मोहल्ले में करियाने की दुकान पे बैठता हूँ, किसी से भी पूछ लो। इसी वक्त बाहर से किसी ने आवाज़ दी, कमेटी वाले गटर साफ करने आए हैं। नौजवान के उठने से पहले वोट करनी। चले यहाँ से, शुक्र वो आदमी नहीं है। बदबू एकदम शदीद हो गई थी। उसने नाक पर हाथ रख लिया। चंद सवाल और पूछ लेते हैं। ज़्यादा भी तशवीश जारी रखना चाहता था लेकिन उसको अब कैसी आने लगी। कोई फ़ायदा नहीं, मेरा ख्वाब झूठा था। उसने तलखी से कहते हुए डायरी इसी सफ़े से मोड़ के जेब में घुसा दी। डायरी जेब से बड़ी थी, इसका कोना बाहर से झलकने लगा। वहाँ माला की लिखाई मशकूर के बेटे की कई बात दिखाई देती। ख़ानदान वाले हमेशा मेरे बाप का मजाक उड़ाते थे क्योंकि अगले अल्फाज जेब के अंदर आने के बायस छुप गए थे।